में प्रजामंडल है ना, लो थोड़ा सुनाओ। देखिए, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद कब बनी? 1927 में। और कहां पे बनाएगी? बॉम्बे। अध्यक्ष कौन थे उसके? दीवान रामचंद्र राव। और उपाध्यक्ष कौन थे? और राजपूताना मध्य भारत के सचिव कौन थे? राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद कब बनाएगी? 1928। उसका पहला अधिवेशन कब बुलाया गया? 1931 में। कहां पे बुलाया गया? और उस अजमेर वाले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? और 31 में 2 प्रजामंडल बन गए थे। कौन कौन से? जयपुर और बूंदी। 34 में 2 बने। मारवाड़ और हाड़ौती 36 में 2 बने। बीकानेर और धौलपुर 38 में 5 बने। मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली 39 में 3 बने। कोटा, किशनगढ़, सिरोही। फिर 42 में कुशलगढ़, 43 में बांसवाड़ा, 44 में डूंगरपुर, 45 में जैसलमेर और प्रतापगढ़ और 46 में। और कांग्रेस सपोर्ट कर देती इन प्रजामंडलों को 1938। कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा। जिसके अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, इन प्रजामंडलों का उद्देश्य था कि जनता में राजनीतिक चेतना का, रियासतों में उत्तरदायी शासन की, न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र राजतंत्र कैसा होना चाहिए, संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए, और जनता को क्या दिलवाई जाए? फंडामेंटल राइट्स दिलवाए जाने चाहिए। हम पहला जयपुर प्रजामंडल किसने बनाया था? कर्पूर चंद पाटनी ने। और पाटनी ने बना दिया 31 में, लेकिन उसका पुनर्गठन किसने किया? जनरल बजाज ने 1936। और उसका अध्यक्ष बना के चले गए चिरंजीव लाल मिश्र, और मंत्री बना के हीरालाल शास्त्री। और शास्त्री जी ने 38 में किसान आंदोलन को समर्थन दे दिया, शेखावटी, क्योंकि उसी साल इनको अपना अधिवेशन करना था। तो अधिवेशन इनका कहां पे बुलाया गया? नथमल का कटला। कब बुलाया गया? 8-9 मई 1938। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। और 10 मई को कस्तूरबा गांधी महिलाओं की एक सभा को संबोधित करती है। प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई, बजाज जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो प्रजामंडल ने इसके खिलाफ क्या चलाया? सत्याग्रह चलाया। 42 के अंदर चालू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। उस टाइम होता है आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट। किस किस के बीच में? मिर्जा इस्माइल कौन थे? जयपुर के प्रधानमंत्री। हीरालाल शास्त्री कौन थे? प्रजामंडल के अध्यक्ष। और कहा गया कि भाई जो जयपुर की सरकार है वो अंग्रेजों की सहायता, जयपुर की सरकार जो है वो उत्तरदायी शासन की, ब्रिटिश भारत के विद्रोही को गिरफ्तार, प्रजामंडल शांतिपूर्ण तरीके से धरना जुलूस प्रदर्शन भी, और प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भागे। कुछ लोग असंतुष्ट थे, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। आजाद मोर्चा किसके नेतृत्व में बना? और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। और कौन कौन थे इसके अंदर? रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल। और 45 में नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चा का विलय कर दिया। और 47 में हीरालाल शास्त्री नेतृत्व में यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन जाती है। बूंदी वाला प्रजामंडल बनाने वाले कौन कौन थे? नित्यानंद, कांतिलाल और ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता ने एक पार्टी और बना ली थी, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। एक अखबार निकालते थे। कितने दिनों में आता? कहां से आता? कब आना शुरू हुआ? खबरें कहां की थी? अच्छा, मारवाड़ हितकारिणी सभा कब बनाएगी? 1918। और मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक थे चांदमल सुराणा। लेकिन इसका भी 5 साल बाद जयनारायण व्यास ने क्या किया? पुनर्गठन। व्यास जी ने एक संगठन बनाया, मारवाड़ सेवा संघ। किसने बनाया? जयनारायण व्यास। कौन सा आंदोलन चलाया? तोल आंदोलन, क्योंकि एक शेर में 100 तोले की जगह पे 80। फिर बनी आपकी मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। वो कब बनी? 1929। वो भी किसने बनाई? जयनारायण व्यास ने बनाई। और इन्होंने कहा कि हम पहला अधिवेशन कहां बुलाएंगे? जोधपुर। इसलिए बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जैसे जयनारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, आनंदराज सुराणा। और इन पर नागौर की एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाया। ये बाहर आए 31 में रहने के बाद इन्होंने अपना अधिवेशन कहां पर बुलाया? पुष्कर। उसके अध्यक्ष कौन थे? चांदकरण शारदा। कुछ बड़े लोग भाग लेने के लिए उसमें, कस्तूरबा गांधी, मणिलाल कोठारी और काका कालेरकर ने भाग लिया। फिर इन्होंने कहा कि अपने एक बनाते युवाओं का संगठन बनाते हैं। तो 10 मई 1931 को बनाया गया मारवाड़ यूथ लीग। सरकार रोक लगाती, उससे पहले उसका नाम बदल दिया गया बाल भारत सभा। और ऐसा करने वाले थे छगनराज चौपासनीवाल। और इन्होंने 1932 के अंदर जोधपुर में, 34 के अंदर प्रजामंडल किसके अध्यक्षता में बनाया गया? भंवरलाल सर्राफ। 36 में प्रजामंडल ने 2 दिवस मनाए, रचना दिवस और शिक्षा दिवस। उसी साल अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहां पर हुआ? कराची। और व्यास जी को उसमें क्या बना दिया गया? महामंत्री। और इसलिए जोधपुर रियासत ने उन पर क्या लगा दी? रोक। तो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, जोधपुर के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और इस पाबंदी को हटवाया।
इतने में सत्याग्रह वगैरह चल रहा था तो एक क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए बाल मुकुंद बिस्सा। उन्होंने जोधपुर में क्या बना रखा था? जवाहर खादी भंडार। और 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के दौरान एक और बंदे ने अजमेर में भूख हड़ताल की थी, बालकृष्ण कौल। भारत छोड़ो आंदोलन में व्यास जी को गिरफ्तार करके सिवाना किले में और बाकी नेताओं को जालोर। चंडावल वाली घटना कब की है? 28 मार्च 1942। दाबड़ा वाला कांड कब का है? 13 मार्च 1947। किसान शहीद कौन कौन से हुए थे? मोतीलाल जी और चुन्नीलाल जी। और एक बड़े नेता घायल हुए थे, मथुरा दास माथुर। जयेंद्र नारायण व्यास की किताबों के नाम बताओ। देखिए, मारवाड़ की अवस्था, कोपाबाई की पोल और मार्च से संघर्ष क्यों। अखबारों के नाम बताओ। देखिए, अखंड भारत, तरुण राजस्थान, पीप और अंगीबाण। अखंड भारत हिंदी में कहां से निकलता? बॉम्बे से। पीप अंग्रेजी में दिल्ली से। तरुण राजस्थान हिंदी में, अंगीबाण राजस्थानी में और ब्यावर। और ये राजस्थानी भाषा का पहला पॉलिटिकल न्यूज़पेपर हुआ करता था। हाड़ौती प्रजामंडल किस किसने बनाया? नैनूराम शर्मा और हाजी फेजमाव। लेकिन ढंग से काम नहीं कर पाया। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, बेकार। बीकानेर के अंदर बनी थी एक सर्व हितकारिणी सभा। कब बनाई गई? कौन सी जगह बनाई गई? चूरू। बनाने वाले कौन कौन थे? कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। और इन्होंने कहा स्कूलें बनाएंगे, दलितों के लिए कबीर पाठशाला, बच्चियों के लिए पुत्री पाठशाला। और दो बंदे ये स्वामी गोपाल दास और एक बंदे और चंदनमल बहड़। इन्होंने 1930 की 26 जनवरी को चूरू के भारतीय झंडा फहरा दिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान कौन से महाराजा के खिलाफ कौन से पर्चे बांटे गए? बीकानेर। और इस वजह से जो मुकदमा चला था उसका नाम क्या है? बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा। कौन कौन 4 बंदे सीध में आए उसमें? स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराव। प्रजामंडल जो था बीकानेर में नहीं बना के कहां बनाया गया था? कलकत्ता। और उसको जो बनाने वाले 36 में बनाया गया। बनाने वाले लोग कौन कौन थे? वैद्य मग्गाराम, बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल और लक्ष्मी देवी आचार्य। और रघुवर दयाल गोयल ने बाद में अलग पार्टी बना ली अपने, बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद। और वो कब बनाएगी? 1942। और 1 जुलाई 1946 को गंगानगर में, कहां पर? रायसी नगर में, जुलूस पर फायरिंग में कौन शहीद हो जाता है? और बीरबल की याद में 17 जुलाई को। और इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा को बीरबल शाखा कहते हैं। 5 किसान आंदोलन पड़े यहाँ पे। कौन कौन से? उद्रासर, महाजन, दूधवा खारा, कांगड़ और गंग नहर। उद्रासर वाले के नेता कौन थे? जीवन राम जी। दूधवा खारा वाले के नेता हनुमान सिंह आर्य। कांगड़ वाले के मेघ सिंह आर्य। और गंग नहर किसान आंदोलन के दरबार सिंह और करतार सिंह। एक संगठन बना रखा था जमींदार। कौन सा था? धौलपुर में राजनीतिक चेतना लाने वाले थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। 3 पार्टियां बनी, आचार सुधारिणी सभा, नागरिक प्रचारिणी सभा, प्रजामंडल। 1900 ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद, यमुना प्रसाद, इंदुलाल। कितनी बातें बड़ी? लिखो तसीमो कांड, तसीमो ट्रेजेडी। तसीमो कांड, तसीमो ट्रेजेडी। इसी में धौलपुर वाले में ना, उसी में कंटिन्यू करना। तसीमो गांव पड़ता है धौलपुर में। वहां पर प्रजामंडल की एक सभा थी और पुलिस ने उस पर क्या कर दी? फायरिंग कर दी। 2 लोग शहीद हुए थे। कितने लोग शहीद हुए थे? लिखो, पहले लिखो। प्रजामंडल की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन असेंबली ऑफ प्रजामंडल। प्रजामंडल की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन असेंबली ऑफ प्रजामंडल। प्रजामंडल की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन असेंबली ऑफ प्रजामंडल तथा इसमें 2 लोग शहीद हो गए। 2 people वर मार्टर्ड इन इट। तथा इसमें 2 लोग शहीद हो गए। एंड 2 people वर मार्टर्ड इन इट।
पंचम सिंह और छत्तर सिंह, एक है 5 और एक है 6। 11 नहीं हुए सही तो 2 ही हुए थे, नाम 5 और 6 इनके, पंचम सिंह और छत्तर सिंह। कौन से कांड के अंदर शहीद हुए? तसीमो कांड। तसीमो कहां पड़ता है? धौलपुर में। कब की घटना ये? 11 अप्रैल, है ना। तो सिंपल कोई प्री में पूछेगा तसीमो कांड का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? धौलपुर। कोई पूछेगा तसीमो कांड कब हुआ? 11 अप्रैल 1947। तसीमो कांड में कौन कौन शहीद हुए? या पंचम सिंह और छत्तर सिंह का संबंध कौन से कांड से? और मेंस में कोई 20 शब्दों में 15 शब्दों में आपसे पूछ लेगा तसीमो कांड के बारे में आप क्या जानते हैं, बता दोगे? 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर प्रजामंडल की एक बैठक पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें पंचम सिंह तथा छत्तर सिंह शहीद हो। याद रहेगी सारी बात। कौन सा कांड है? नोटबंदी हुई थी ना, नोटबंदी। तो नोटबंदी में तसीमो गांव के अंदर लाइन लगी हुई थी बैंक के आगे, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। अखबार के अंदर पहले पेज पे आया था कि धौलपुर के तसीमो गांव में हुआ लाठीचार्ज। तो अपने क्या हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, फिर ध्यान देते तसीमो तो वही है। चलो, तो फिर मुझे लगता है तसीमो वालों का काम यही है, कभी पुलिस फायरिंग कर जाती है, कभी पुलिस क्या कर जाती है, प्रजामंडल वाले मीटिंग कर रहे थे तब तो पुलिस कर गई फायरिंग, और इस बार आपके ये कर गए, आपके पुलिस वाले क्या कर गए? कौन कौन 2 जने शहीद हुए? पंचम सिंह और, तो बताओ कौन से संगीतकार को बॉलीवुड में पंचम दा कहते थे? पंचम दा के नाम से बॉलीवुड का कौन सा संगीतकार प्रसिद्ध था? पप्पी लहरी? ये तो बप्पी दा है। पंचम दा कौन थे? अरे बीच में किसी ने आप में से कोई बोला था, एक नाम बोला, आर.डी. बर्मन। आर.डी. बर्मन, राहुल देव बर्मन। क्या नाम था? दोनों बाप बेटे, सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन, दोनों बहुत बड़े संगीतकार हुए थे। उनमें राहुल देव बर्मन को पंचम दा कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत का स्वर होता है पंचम, स्वरों कोई प्रकार होते हैं, तो वो पंचम स्वर तक गाते होंगे या वैसा कुछ रहा होगा कभी, पता नहीं नाम तो क्यों पड़ा, पर उनको पंचम दा के नाम से जाना जाता है। आशा भोसले के पति, आशा भोसले ने पहली शादी की थी लता मंगेशकर के सेक्रेटरी के साथ। लता मंगेशकर का सेक्रेटरी था गणपत राव भोसले, तो पहली शादी उन्होंने गणपत राव भोसले के साथ कर ली थी। और उस टाइम आशा भोसले बहुत छोटी थी, 16-17 साल की थी शायद, और गणपत राव भोसले की उम्र 40-42 साल थी। अब वो लता जी का सेक्रेटरी था तो घर पे आता जाता ही रहता था, और इन दोनों को प्यार वार शादी कर ली, इसलिए खूब सालों तक लता मंगेशकर और आशा भोसले आपस में बोलती नहीं थी। मतलब बॉलीवुड की सबसे बड़ी राइवलरी है लता और आशा के बीच की। और आशा भोसले की खूब सारे इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर को भर भर के गालियां निकाली है कि दीदी की वजह से मुझे फिल्में नहीं मिलती, ये मुझे फिल्मों से निकलवा देती है। फिर कई साल बाद में आशा भोसले और गणपत राव भोसले के बीच में तलाक हो, भोसले सरनेम वहीं से है, गणपत राव की वजह से तलाक हो जाता है। फिर आशा भोसले आर.डी. बर्मन से दोबारा शादी करती है। आर.डी. बर्मन पंचम दा के नाम से जाने जाते। किस नाम जाने जाते थे? तो याद रखा करो, तो पूछ ले अभी कौन से दा मरे हैं? बप्पी दा। अभी तो कौन से दा? बप्पी दा। और वो कौन से थे? पंचम दा। ये बॉलीवुड के, सॉरी, बंगाली जो होते हैं, बंगालियों के नाम के आगे दा लगाने वाली फैशन है, मतलब इसलिए किशोर कुमार को भी हमेशा किशोर दा ही कहते हैं। उनका मिथुन दा, मिथुन है तो मिथुन दा ना। तो बंगाली बड़े भाई को दादा बोलते हैं। तो दादा का शॉर्ट बनाते बनाते, तो तुम्हें क्या लगता है कि ओनली गर्ल्स है ऑल द फन? मतलब लड़कियां दीदी को दी कर दोगी, लड़के नहीं कर सकते? लड़कों ने दादा का क्या कर दिया? दा कर दिया। लड़कियों ने कर रखा है तो दीदी का दी कर दिया। मुझे लगता है थोड़े दिन में दय पे आ जाएगी कि दय। कश्मीर में एक रानी हुए थे दिद्दा। कश्मीर में रानी कौन हुए थे? कश्मीर में रानी हुए थे दिद्दा, लोहार वंश की एक रानी थी दिद्दा। और रानी दिद्दा का शासन बहुत अच्छा शासन था कश्मीर के अंदर। और रानी दिद्दा अपनी पूरी प्रजा को बहन की तरह स्नेह किया करती थी। और वो कहती कि भाई तुम जब भी मेरे से मिलने आओ या मेरे से कोई काम हो तो तुम ऐसे नहीं कि भाई राजा से मिलने जा रहे हैं, रानी से मिलने जा रहे हैं, तुम उसी प्रकार मेरे पास किसी काम के लिए आ सकते हो जैसे मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। इसलिए बड़ी बहनों को भारत में दिद्दा कहा जाने लगा था। क्या बोला करते थे? दिद्दा। दिद्दा से नाम बदलते बदलते हुआ दीदी, दीदी से बदलते बदलते कर दिया दी। और लड़कियों तुम क्या कर दोगी? दे। एक दिन मैं क्लास में सुना के आया ये बात, मैं दूसरे दिन क्लास लेने गया तो बाहर एक लड़की खड़ी थी, उसने कहा क्या बता दिया आपने? वो थोड़े सीनियर थे कोई, ये सारी लड़कियां कल से मुझे करिए दे। तुम नहीं कहोगे ऐसे किसी को दे, अभी तो अपने दी कहना है, धीरे धीरे क्या बोलने लग जाओगे? दे बोलने लग जाओगे। तो पंचम दा कौन दे? तो इसमें तो अपने कौन कौन है दोनों? पंचम सिंह और छत्तर सिंह।
कोरोना में जब ये बंद हो रखी थी अपनी कोचिंग कोचिंग, पिछली पहली जो कोरोना की लहर आई थी, तो उसके अंदर मैं बीमार हो गया। तो कोरोना तो नहीं, पर वो जांच तो 3 बार करवाई, तीनों में कोरोना नहीं, पर डॉक्टर कहेंगे बस समथिंग लाइक कोरोना है, तो आपको रहना तो एकदम वैसे ही पड़ेगा। तो मैं जिन एसएमएस के डॉक्टर साहब थे, मैं उन डॉक्टर साहब के पास क्लिनिक पे दिखाने के लिए जाता, उनकी क्लिनिक पे जाया करता। वो डॉक्टर साहब धौलपुर के थे कोई, तो उनके मैं एक दिन बैठा था वहां पे, भाई बारी आनी थी, खूब भीड़ रहती, कोरोना में तो मरीज ही मरीज रहते थे। मैं चुपचाप मेरा बैठा, और फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग और करो तो अलग अलग बैठे रहो, वरना क्या अपने आसपास कोई मरीज बैठा रहता है उसे आता ही लग जाते हैं तू कौन से गाँव का, पर आप बता ही भी नहीं कर सकते, सबने वो मास्क लगा रखे, सब लोग एक दूसरे से डरे और कि भाई इसकी कोरोना हो सकता है, बात क्यों करूं। तो मैं चुपचाप बैठा था, उनके पोस्टर से लग रहे थे, हम पढ़ रहा था, तो वहां एक पोस्टर पे लिखा हुआ तसीमो सेवा समिति अध्यक्ष, मतलब डॉक्टर साहब तसीमो सेवा समिति के अध्यक्ष थे। तो मुझे पता चला इसका मतलब तसीमो में कोई सेवा समिति है और उसके अध्यक्ष है डॉक्टर साहब। तो मैं दिखाने गया तो पहले डॉक्टर साहब ने मेरे से पूछा, डॉक्टर साहब ने पूछा भाई क्या है तुम्हारे, बुखार आती है क्या, बदन दर्द करता है क्या, जो भी पूछने थे, ये दवाई ले रहे हो क्या, वो दवाई ले रहे हो। फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तसीमो कांड में शहीद कौन हुए थे। मुझे कई बार लगता है मेरे अंदर का मास्टर मरता नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा क्यों, तुम्हें क्या लेना, बाहर लिखा हुआ था तुम्हारे तसीमो सेवा समिति। उनका यार 2 हुए तो थे, नाम याद नहीं, पंचम सिंह चतर सिंह, याद रखना अगली बार मैं दोबारा पूछ लूंगा तो यार मास्टर मास्टर ही रहता है हमेशा, इसलिए टावरों कुछ ही बन जाना लेकिन क्या मत बनना, मास्टर नहीं बनना। अगला लिखो अपने मेवाड़ पर जाओ, तो ना फालतू में लोगों को तंग करते घूमोगे। मेवाड़ है ना अगला, बस 36 वाले 2 हो गए, 38 पे पहुंच गए अपने, है ना मेवाड़। हरिपुरा वाला अधिवेशन था ना जो आपके, है ना 1938, वो हुआ था मार्च में। कब होता है, फरवरी मार्च के आसपास हुआ था वो अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन के ठीक बाद यदि कोई प्रजामंडल स्थापित हुआ था तो वो कौन सा था। यहां से 2 बंदे उस अधिवेशन में भाग लेके आए थे, अमृतलाल और हरिशंकर शायद नाम था, ये 2 बंदे वहां, भवानी शंकर और अमृतलाल, ये दोनों अधिवेशन में भाग लेके आए, उदयपुर के 2 लोग वापस आ गए। इन्होंने कहा भाई कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन दे दिया तो अपने को प्रजामंडल आंदोलन चलाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरिपुरा अधिवेशन के ठीक बाद प्रजामंडल कौन सा बनाया गया था, कौन सा बनाया गया था, लिख लो। इस अधिवेशन की स्थापना, सॉरी इस प्रजामंडल की स्थापना, इस प्रजामंडल की स्थापना, दिस प्रजामंडल वाज फाउंडेड, इस प्रजामंडल की स्थापना हरिपुरा अधिवेशन के ठीक बाद हुई थी, वाज फाउंडेड राइट आफ्टर हरिपुरा सेशन। इस प्रजामंडल की स्थापना हरिपुरा अधिवेशन के ठीक बाद हुई थी। दिस प्रजामंडल वाज फाउंडेड राइट आफ्टर हरिपुरा सेशन। तो तारीख याद रखना है इसकी थोड़ी, लिखो स्थापना फाउंडेशन 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल 1938। मैं संस्थापक लिख रहा हूं, उतार लो, फिर थोड़ी बातें और करेंगे अपन। बलवंत सिंह मेहता ये इसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट। भूरेलाल बया ये इसके उपाध्यक्ष थे। माणिक्यलाल वर्मा ये इसके महामंत्री थे। महामंत्री को अंग्रेजी में महामंत्री लिख लिया करो या जनरल सेक्रेटरी लिख दिया करो, जनरल सेक्रेटरी महासचिव होता है। बलवंत सिंह मेहता प्रेसिडेंट, भूरेलाल बया वाइस प्रेसिडेंट और माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री का दोया जनरल सेक्रेटरी। बताओ देखिए, बलवंत सिंह मेहता क्या है, अध्यक्ष, भूरेलाल भैया क्या उपाध्यक्ष और माणिक्यलाल वर्मा कौन है, मां। एक बात और सुना, बलवंत सिंह मेहता का जो घर था ना, इनके घर का नाम था साहित्य कुटीर। क्या नाम था,
पढ़े लिखे आदमी थे, पढ़ते लिखते रहते थे, इसलिए इनके घर का नाम था साहित्य कुटीर। तो इस प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर पे हुई थी। घर का नाम क्या था? एक लाइन और लिखो, फिर पढ़ते हैं अपने। प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर पर हुई थी। प्रजामंडल, और घर के कोष्टक में लिखना साहित्य कुटीर। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड ऑन हाउस ऑफ 8 हाउस ऑफ बलवंत सिंह मेहता, 8 हाउस ऑफ बलवंत सिंह मेहता। प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर पर हुई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड 8 हाउस ऑफ बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता के घर के कोष्टक में लिखना साहित्य कुटीर। घर का नाम क्या था उनके? साहित्य कुटीर। पढ़ने लिखने वाले आदमी रहे होंगे, कुटीर का मतलब तो घर ही होता है, साहित्य कुटीर। अब एक बार वापस देखो, हरिपुरा अधिवेशन की ठीक बाद कौन सा प्रजामंडल बना? कब बना? तारीख याद रखना ना, मुझे याद है एक बार इसकी तारीख तक पूछी हुई थी। कितनी तारीख को हुआ था? 24 अप्रैल 1900। बाकी किसी की तारीख नहीं लिखवाई मैंने, बाकी के सन याद कर रहे थे, इसकी तारीख भी याद करना। कब स्थापना की गई? 24 अप्रैल 1938 को। किसके घर पे की गई? जिसका बेट होगा वो पहले बैटिंग करेगा। घर मेरा है तो अध्यक्ष तो घर जब बलवंत सिंह मेहता का था तो अध्यक्ष भी कौन बनेंगे? बलवंत सिंह। बुरेलाल भैया को कहा कि तू बन जा उपाध्यक्ष। माणिकलाल वर्मा ने कहा पर पंछीड़ा तो मैं गाता हूं। माणिकलाल वर्मा एक गीत गाते थे, कौन सा गीत गाते थे? तो कहा तेरे को बना देंगे महामंत्री। क्या बना देंगे? तो माणिकलाल वर्मा को बना दिया महामंत्री। बुरेलाल भैया क्या बन गए? उपाध्यक्ष। बलवंत सिंह मेहता क्या बन गए? अध्यक्ष। स्थापना कब हुई थी? और ये तारीख आपके वैसे याद हो जाएगी, पॉलिटी पढ़ रहे हो। केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती मामला कब का है? 24 अप्रैल 1973। पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993। और आपके प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1900। हाँ, सचिन का बर्थडे है। सचिन का बर्थडे और केशवानंद भारती मामला सेम डे है। केशवानंद भारती मामला 24 अप्रैल 1973, उसी दिन सचिन का जन्म, 24 अप्रैल 1973। सचिन रमेश तेंदुलकर। 24 अप्रैल को खूब सारी घटनाएं हुई है, तो 24 अप्रैल आपको वैसे भी याद है रह जाएगा ना। तो 24 अप्रैल 1938 तो याद ही है, तारीख याद करनी है। तारीख क्या हो जाएगी? 24 अप्रैल। किसके घर पे हुई थी? तो बलवंत सिंह मेहता, क्योंकि जब अध्यक्ष वो बने तो उनके घर पे ही होगी। अच्छा, इधर मेवाड़ की सरकार को पता चला कि आजकल माणिकलाल वर्मा पंछीड़ा ज्यादा गा रहे, तो उनका कि वर्मा जी इस बार यदि हमने पंछीड़े की आवाज सुन ली तो ठीक नहीं रहेगा, देखो कुछ भी कहने लायक नहीं बचोगे बाद में। तो प्रजामंडल पे रोक लगा दी गई। प्रजामंडल पे क्या लगा दी गई? लिखो, मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया। मेवाड़ स्टेट बैंड प्रजामंडल। मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया। मेवाड़ स्टेट बैंड प्रजामंडल। तो वर्मा जी को लगा यार क्या करें, तो वर्मा जी को लगा मेवाड़ में रहेंगे तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं, तो कौन सी जगह पे जाए जहां पे गिरफ्तार ना किया जा सके? अजमेर, क्योंकि अजमेर में राजाओं का राज नहीं था। अजमेर में किसका राज था? अंग्रेजों। गोरे भले आदमी, वो किसी को भी शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए गिरफ्तार है। लिखो, अतः वर्मा जी ने अजमेर से प्रजामंडल का संचालन किया। सो वर्मा जी ऑपरेटेड प्रजामंडल फ्रॉम अजमेर। अतः वर्मा जी ने अजमेर से प्रजामंडल का संचालन किया। सो वर्मा जी ऑपरेटेड प्रजामंडल फ्रॉम अजमेर। अतः वर्मा जी ने अजमेर से प्रजामंडल का संचालन किया। सो वर्मा जी ऑपरेटेड प्रजामंडल फ्रॉम अजमेर। कहां से चलाते थे? अजमेर। वर्मा जी वहां बैठे बैठे अब क्या करें, फ्री बैठे थे वहां पे, तो फ्री बैठे बैठे वर्मा जी ने किताब लिखी वहां पे, मेवाड़ का वर्तमान शासन। कौन सी किताब लिखी? मेवाड़ का वर्तमान शासन। क्या नाम किताब का होता है? अच्छा, वर्मा जी जब मेवाड़ का वर्तमान शासन लिखेंगे तो इसमें मेवाड़ के शासन की तारीफ करेंगे कि आलोचना? वर्मा जी तो आलोचना ही करेंगे। देखो, वर्मा जी ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी। वर्मा जी रोट ए बुक नेम्ड मेवाड़ का वर्तमान शासन। वर्मा जी ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी। वर्मा जी रोट ए बुक नेम्ड मेवाड़ का वर्तमान शासन। तथा इसमें मेवाड़ के शासन की आलोचना की गई। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेवाड़ वॉज क्रिटिसाइज्ड इन इट। तथा इसमें मेवाड़ के शासन की आलोचना की गई। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेवाड़ वॉज क्रिटिसाइज्ड इन इट। द रूल ऑफ मेवाड़ वॉज क्रिटिसाइज्ड इन इट।
मेवाड़ के शासन की आलोचना की गई। तो मेवाड़ वालों को गुस्सा है कि अच्छा वर्मा जी मतलब ये बातें, अजमेर जाके हमारे खिलाफ खिलाफ लिखोगे। वर्मा जी ने कहा हाँ, और वर्मा जी ने कहा पकड़ के दिखाओ, मैं अजमेर रहता हूं, अजमेर में तुम्हारी चलती। पर मेवाड़ वालों ने कहा अरे पकड़ना तो है वर्मा जी को, पता लगाओ पंछेड़ा की आवाज कहां कहां से आती है। पता चलता साहब पंछेड़ा अजमेर बैठे बैठे गाते हैं, और मेवाड़ वाले अजमेर से उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक दिन वर्मा जी थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए, और वर्मा जी एकदम मेवाड़ की बाउंड्री पर एक गांव था, अजमेर और मेवाड़ की बाउंड्री लगती थी, वहां पर एक गांव था ऊंचा, ऊंचा 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 नाम, तो ऊंचा गांव का नाम ऊंचा था। उस ऊंचा गांव के अंदर भाषण देने के लिए चले गए। मेवाड़ वाले तैयार थे कि आज पंछेड़े की आवाज नजदीक है थोड़ी, कहां पे साहब, ये बस बाउंड्री पे गांव है अपने तो ऊंचा। तो कहा ऊंचा ऊंचा ही उठा लो। वर्मा जी को उठा ले, इतना पीटा, इतना भयंकर पीटा कि वर्मा जी कई दिन तक तो ऐसे सो भी नहीं पाए, ऐसे ही सोया करते थे। वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया, वर्मा जी वॉज अरेस्टेड। पता चलना चाहिए ना स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या क्या कठिन यातनाएं सही। वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया, वर्मा जी वॉज अरेस्टेड। अब ये तो क्या लिखूंगा, ऐसे ऐसे पिटाई की है, समझ जाओगे ना आप, इस लाइन में वो दर्द भरा हुआ है ना, समझ जाओगे। ठीक। तो गांधी जी एक अखबार निकाला करते थे हरिजन, बताया था मैंने, मॉडर्न इंडिया में बताते हैं। गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की। किसकी आलोचना? ऐसे थोड़ी पीटते हैं, ये कोई तरीका है? अंग्रेजों ने मेरे को इतनी बार पकड़ा है, लेकिन कोई पिटाई थोड़ी की है। ठीक है, ले जाके बिठा दो, राजनीतिक कार्यकर्ता है। मेवाड़ वाला उनका, हम अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज भले आदमी है। वर्मा जी का दो पंछीड़े गाने करे बंद, वरना इस बार वर्मा जी बैठने लायक भी नहीं बचेंगे। लिखो, गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की। गांधी जी क्रिटिसाइज्ड इट इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड हरिजन। गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की। गांधी जी क्रिटिसाइज्ड इट इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड हरिजन। गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की। गांधी जी क्रिटिसाइज्ड इट इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड हरिजन। हरिजन समाचार पत्र में इसकी क्या की? आलोचना। किसने? गांधी जी। फिर पता चला साहब बुरेलाल बया भी कई बार गीत गा देते हैं थोड़े थोड़े। तो बुरेलाल बया को पकड़ा, और बुरेलाल बया को पकड़ के, और मेवाड़ में किला था सराड़ा। कौन सा किला था? इस सराड़ा किले में नजरबंद किया। नजरबंदी का हुआ क्या था कि जब ये गिरफ्तारियां वगैरह चल रही थी, तो मेवाड़ प्रजामंडल ने सत्याग्रह चलाया। क्या चलाया? वही मैं जो आपको बता ही रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन किए जाते, गांधी जी वाले आंदोलन, उनको क्या बोलते थे? तो हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो इन्होंने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया कि हमें गिरफ्तार करो। दिल्ली एक आदमी गिरफ्तार होता। मेवाड़ वालों में सबसे पहले जो गिरफ्तार हुए थे उनका नाम था रमेश चंद्र व्यास। क्या नाम था? तो ऐसे जो भी लोग होते हैं तो सरकार उनको गिरफ्तार करके और बाद नजरबंद कर देती है। क्या कर देती है? नजरबंद का मतलब है एक हॉल में ले जाके बिठा दिया, कमरे में ले जाके बिठा दिया, यहां से हम तुमको बाहर तो निकलने देंगे नहीं, बस गिरफ्तार जैसा कुछ ही नहीं करते। तो सबसे पहले जिसको गिरफ्तार किया गया था वो तो कौन थे? रमेश चंद्र व्यास। बुरेलाल बया भी इसमें गिरफ्तार हुए। बुरेलाल बया को कौन से किले में नजरबंद किया गया? और सरड़ा किले के लिए बोलते थे मेवाड़ का काला पानी। क्या बोलते थे? आदिवासी इलाके में जंगलों के अंदर एक किला था, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात। जिस प्रकार अंडमान निकोबार भेजा जाता था, वैसे मेवाड़ में यदि किसी काले पानी की सजा होती तो उसको कहां भेजा जाता? लिखो, मेवाड़ प्रजामंडल ने सत्याग्रह चलाया। मेवाड़ प्रजामंडल स्टार्टेड सत्याग्रह। मेवाड़ प्रजामंडल ने सत्याग्रह चलाया। मेवाड़ प्रजामंडल स्टार्टेड सत्याग्रह। लिखो, प्रथम सत्याग्रही बराबर रमेश चंद्र व्यास। फर्स्ट सत्याग्रही बराबर लिख लो रमेश चंद्र व्यास। भीलवाड़ा के थे ये रमेश चंद्र व्यास, तो कोष्टक में भीलवाड़ा लिख लेना। प्रथम सत्याग्रही, फर्स्ट सत्याग्रही बराबर रमेश चंद्र व्यास। कहां के थे रमेश चंद्र व्यास? कौन है भीलवाड़ा का आप में से? है रमेश चंद्र व्यास के नाम पर कॉलोनी है? पूरी कॉलोनी का नाम रमेश चंद्र व्यास कॉलोनी है? अच्छा, स्कूल वगैरह कोई नहीं है, बस वो कॉलोनी है। चलो, तो रमेश चंद्र व्यास का। तो अब की बार ध्यान रखना, उस कॉलोनी में जाओ तब याद रहना चाहिए आपको कि मेवाड़ प्रजामंडल के पहले पहले सत्याग्रही हुआ करते थे ना। नीचे लाइन छोड़ के लिखो, भूरेलाल बया को सरड़ा किले में नजरबंद कर दिया गया।
भूरेलाल बया वॉज हाउस अरेस्टेड इन सराड़ा फोर्ट। भूरेलाल बया को सराड़ा किले में नजरबंद कर दिया गया। भूरेलाल बया वॉज हाउस अरेस्टेड इन सराड़ा फोर्ट। भूरेलाल बया को सराड़ा किले में नजरबंद कर दिया गया। भूरेलाल बया वॉज हाउस अरेस्टेड इन सराड़ा फोर्ट। लाइन चेंज करके लिखना। सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता था। सराड़ा फोर्ट वॉज नोन एज काला पानी ऑफ मेवाड़। सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता था। सराड़ा फोर्ट वॉज नोन एज काला पानी ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का क्या कहा जाता था? काला। इस लाइन को बॉक्स में बंद कर दो अलग से ना, प्रजामंडल की लाइन तो है नहीं। फिर मैंने वही बताया, राजनीतिक कार्यकर्ता होते थे, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ज्यादा लंबे टाइम तक गिरफ्तार नहीं रखे, थोड़े थोड़े दिनों में छोड़ दिया करते। वाह ठीक है, आंदोलन थोड़ा कम हो गया तो वापस छोड़ दो। और इतने में मेवाड़ के राजा को भी पंछीड़े की याद आने लग गई। तो उनका यार कितने दिन हो गए वर्मा जी से पंछीड़ा सुने हुए, का वर्मा जी आपको बाहर निकाल देंगे, पंछीड़ा गाना पड़ेगा। वर्मा जी ने कहा मैं अधिवेशन करूंगा बाद में। कर लेना अधिवेशन। अधिवेशन में कहा दो कि पंछीड़ा के, हाँ ठीक है। तो लिखो प्रथम अधिवेशन, प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ प्रजामंडल। प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ प्रजामंडल। बराबर लिखो उदयपुर, बराबर उदयपुर। और कोष्टक में लिखो 1941, 1941। पहला अधिवेशन कब बुलाया गया? 1941। कहां पर बुलाया गया? उदयपुर। लिखो अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा। अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जी बड़े बड़े नेताओं के पास के एक साथ। पहले अधिवेशन में तो बड़े नेता आने ही चाहिए, सब जगह बुलाते हैं। पहला अधिवेशन करेंगे तो बड़े नेता बुलाएंगे। बजाज जी ने यहाँ पे किया था, कस्तूरबा गांधी को लेके आ गए थे। मारवाड़ वालों ने किया तो किसको लेके आ गए थे? कस्तूरबा गांधी को, काका कालेलकर को और मणिलाल। तो उन्होंने कहा यार जब ये जयपुर और जोधपुर वाले ला सकते हैं तो अपने क्यों नहीं ला सकते? गांधी जी के पास गए कि गांधी जी आपको अधिवेशन में चलना पड़ेगा। जिनका है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अपना पूरा फोकस सेकंड वर्ल्ड वॉर पे, अभी व्यक्तिगत सत्याग्रह चला रहे हैं हम तो खुद ही, और हम इस प्रकार किसी भी आंदोलन के अंदर भागे नहीं। तो कहा घर से भेज दो। कस्तूरबा गांधी का नाना अब अपने बुढ़ापा है, मेरे से तो आज चला जाए निकल चला जाए, और मैं भी नहीं जाऊंगी। तो नेहरू जी के पास गए, नेहरू जी आप चल लो। नेहरू जी ने मना कर दिया, मैं भी नहीं जाऊंगा। किसी ना किसी को तो भेजो यार। फिर यहाँ पे लेके आए JB कृपलानी को। किसको लेके आए? आचार्य जीवनदास भगवान दास कृपलानी। क्या नाम था पूरा? आचार्य जीवनदास भगवान दास कृपला। क्या नाम है? झंडा समिति के अध्यक्ष, पढ़ा होगा। मूल अधिकारों वाली सब कमेटी, उप समिति जो थी उसके भी अध्यक्ष। और इन्हीं की पत्नी थी सुचेता कृपलानी, जो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। यूपी की जो CM बनी थी सुचेता कृपलानी, वो किसकी पत्नी थी? आचार्य जीवनदास भगवान दास। इस अधिवेशन का उद्घाटन करने के लिए कोई आदमी आया था, तो वो कौन था? JB कृपलानी। देखो JB कृपलानी ने अधिवेशन का उद्घाटन किया। JB कृपलानी इनोग्रेटेड सेशन। JB कृपलानी ने अधिवेशन का उद्घाटन किया। JB कृपलानी इनोग्रेटेड सेशन। JB कृपलानी ने अधिवेशन का उद्घाटन किया। तो यार कोई ना कोई लुगाई तो लानी पड़ेगी, वरना अधिवेशन में लुगाइयां कैसे आएगी? बाकियों में तो कस्तूरबा गांधी आ गई थी, इस चक्कर में महिलाएं इकट्ठी हो गई। अपने वाले में क्या करवाया जाए, किसको बुलाएं? कस्तूरबा गांधी ने कहा भाई मेरे तो बुढ़ापा है, बीमार हूं, मैं तो नहीं आ सकती। नेहरू जी की पत्नी पहले ही मर गए थे। कमला नेहरू का तो बहुत पहले ही निधन हो गया था। और नेहरू जी ने कहा कि गर्लफ्रेंड तो कई है, पर उनको तो कैसे बोलूं जाने के लिए, तुम दीदी को ले जाओ। तो नेहरू जी की बहन थे विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम था? क्या नाम था? विजय लक्ष्मी पंडित। और विजय लक्ष्मी पंडित को भेजा गया यहाँ पे। विजय लक्ष्मी पंडित यहाँ पे खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन करके गए। किसका? वही गांधी जी वाली इन चीजें होती। तो गांधी जी क्या खादी प्रचार प्रसार करते, तो खादी की एग्जीबिशन लगाई, उसका उद्घाटन यदि कोई करके गई थी तो वो कौन थी? विजय लक्ष्मी। देख लो, विजय लक्ष्मी पंडित ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विजय लक्ष्मी पंडित इनोग्रेटेड खादी एग्जीबिशन। विजय लक्ष्मी पंडित ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विजय लक्ष्मी पंडित
इनोग्रेटेड खादी एग्जीबिशन, खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो दो बंदे आए थे, जेबी कृपलानी आए। जेबी कृपलानी तो अधिवेशन का उद्घाटन करते हैं, और विजय लक्ष्मी पंडित क्या करती है? खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन करती है। कौन थी विजय लक्ष्मी पंडित? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेंबर थी। और बताओ, देखिए, यूएन में जाने वाली पहली महिला। यूएन में कहां गई? यूएन में क्या करके? यूएन अध्यक्ष थी किसकी? महासभा की। अभी कौन है महासभा का अध्यक्ष? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो। कौन है अभी अध्यक्ष? अरे बूंगलों, अखबार तो पढ़ा करो ढंग से। एंटोनियो गुटेरेस महासचिव है। क्या है? अब्दुल्ला शाहिद। कौन है? सुनो मेरी बात, सुनो। अब पढ़ते हो नहीं तुम, पता नहीं क्या करते रहते हो। यूएन में कई अलग अलग बॉडी होती है ना। यूएन में जो रेगुलर काम करने वाली एक बॉडी होती है, जो दिल्ली के कामकाज देखती है, उसको बोलते हैं महासभा। क्या बोलते हैं? जनरल असेंबली। यूएन महासभा बोलते हैं, यूएन जनरल असेंबली बोलते हैं उसको। जितने मेंबर यूएन के होते हैं, वो सारे के सारे मेंबर किसके होते हैं? महासभा। मान लो यूएन में मेंबर है 196, तो महासभा के मेंबर भी कितने हो जाएंगे? 196। मतलब हर देश के मेंबर उसके अंदर होते हैं। इसलिए उस जनरल असेंबली को या महासभा को बोलते हैं विश्व की संसद। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड्स पार्लियामेंट। जैसे अपनी पार्लियामेंट है, सब क्षेत्रों के सदस्य जाएंगे, वैसे यूएन की पार्लियामेंट है, उसमें भी सब सदस्यों के, सब देशों के क्या जाएंगे? सदस्य जाएंगे, बैठेंगे। तो वर्ल्ड्स पार्लियामेंट है। वो जो यूएन की महासभा होती है, वो यूं मान लीजिए कि जैसे अपनी संसद है। तो अपनी संसद के दो पार्ट हो गए, एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा। पर मुख्य आप लोकसभा को ले लो, राज्यसभा तो मनोनीत होती है, वैसे अपने लोकसभा ले लो। तो लोकसभा का अध्यक्ष कैसे बनता है? सदस्यों के अंदर से, है ना। तो अब यूएन की महासभा में भी जो सदस्य होते हैं, उनके अंदर से एक बंदा क्या बनेगा? उनका अध्यक्ष। हर साल नया बनता है। हर साल सितंबर के तीसरे मंगलवार को, सितंबर का तीसरा मंगलवार होगा, उसको मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के अंदर हर बार एक नया बंदा चुना जाएगा। 1945 में बना था यूएन। यूएन कब बना था? 1946, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। 53 वाला जो सेशन हुआ, जो उसका 8वां सेशन था, उसकी अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। है बात समझ में? कितने साल के लिए? एक साल के लिए बनता है वो। एज जैसे लोकसभा अध्यक्ष होता है, वैसे वैसे यूएन महासभा का क्या होता है? अध्यक्ष। तो 8वें सेशन में 1953 में यूएन जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट बनाई गई थी, वो अपनी एक महिला थी, उसका नाम क्या था? विजय लक्ष्मी पंडित। आई बात समझ में? हर साल होता है। तो अभी जो उसके अध्यक्ष बने हुए वो है अब्दुल्ला शाहिद। कौन है? फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री। मालदीव के, तो मालदीव की बारी है इस बार, अलग अलग देशों की बारी आती रहती है उसके अंदर। मालदीव की बारी है, और मालदीव का जो पूर्व विदेश मंत्री था अब्दुल्ला शाहिद, वो उसका क्या बना हुआ है? अध्यक्ष। पर सितंबर तक रहेगा, सितंबर में नया चेंज हो जाएगा। सही बात समझ में? फिर यूएन में एक बॉडी होती है सिक्योरिटी काउंसिल। कौन सी बॉडी होती है? सुरक्षा परिषद। कौन सी बॉडी है? और सुरक्षा परिषद में मेंबर होते हैं 15। कितने होते हैं? जिनमें 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं टेम्पररी। 10 तो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, और 5 जो होते हैं वो हमेशा के लिए रहते हैं। मुख्यतः काम वही करते हैं, इसलिए अपने कहते हैं उनके पास है वीटो। उनके पास में क्या है? वीटो पास। और ये जो होती है, ये सुरक्षा परिषद होती है, ये ध्यान रखती है कि दुनिया के कोई देश लड़ ना ले, दुनिया के देश कोई भी लड़ ना ले। इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की पुलिस। क्या बोलते हैं? पुलिस का काम क्या होता है? लड़ाई रोकना, और कोई लड़ ले तो छुड़वाना, यही तो बात है। तो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है, यूएन की जो सुरक्षा परिषद होती है, वो ध्यान रखती है कि दुनिया के किन्हीं भी देशों के बीच में लड़ाई ना हो, और यदि लड़ाई हो जाती है तो उसे रोकने का काम करे। इसलिए वीटो पावर वाली ये शक्तियां उनको दी गई है। भाई किस मामले में तुम वीटो कर सकते हो, किस मामले में वीटो नहीं कर सकते, सारी पावर उनके पास में। उसका जो मुखिया होता है, उसका जो हेड होता है, उसको बोलते हैं महासचिव। क्या बोलते हैं? और वो जो महासचिव अभी है वो है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? कौन है? फॉर्मर पीएम ऑफ पुर्तगाल। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री। पुर्तगाल के
पर इससे पहले एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ में एक कमीशन और होता है, उस कमीशन का नाम होता है रिफ्यूजी कमीशन। क्या होता है? शरणार्थी आयोग। कौन सा आयोग? दुनिया में जहां कहीं भी युद्ध होते हैं तो वहां पे शरणार्थी भी होंगे, शरणार्थी इधर से उधर माइग्रेट होंगे, उन शरणार्थियों का ध्यान रखने के लिए जो कमीशन होता है वो कौन सा होता है? शरणार्थी आयोग। सीरिया में, सीरिया देश है, सीरिया के अंदर जब सिविल वॉर हो गई थी, सीरिया जब आपस में लड़ पड़ा था, ISIS वाले आ गए थे, तब वहां पे गृह युद्ध हुआ और बहुत सारे लोग यूरोप में माइग्रेट हुए थे। और उस समय जो रिफ्यूजी कमीशन था उसने बहुत अच्छा काम किया था, और उस समय जो रिफ्यूजी कमीशन के अध्यक्ष थे वो एंटोनियो गुटेरेस थे। तो बाद में कहा गया जब इस बंदे ने रिफ्यूजी कमीशन में इतना अच्छा काम किया है तो क्यों ना इस बंदे को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का क्या बना दिया जाए? महासचिव। तो अभी वो महासचिव है। एक बार जो महासचिव बनता है वो 4 साल के लिए बनता है। कितने साल के लिए बनता है? इससे पहले अपने 2 कार्यकाल कंप्लीट करके गए थे बान की मून। 2 कार्यकाल किसने कंप्लीट किए थे? बान की मून, जो कि दक्षिणी कोरिया के थे। कहां के थे? और बान की मून जब पहली बार महासचिव बने थे इसके, तब चुनाव हुए थे और उनके सामने चुनाव लड़ा था शशि थरूर। बान की मून के सामने चुनाव किसने लड़ा था? शशि थरूर ने चुनाव लड़ा था। शशि थरूर को वोट कम मिले, बान की मून को ज्यादा मिले। यदि शशि थरूर को वोट ज्यादा मिले होते तो भाई बालों के लटके झटके दिखाता हुआ कि फॉरेन गर्लफ्रेंड्स बनाता वहां पे जाके, क्योंकि शशि थरूर का मुख्य उद्देश्य एक ही है, तो वो उद्देश्य भारत में भी कंप्लीट करता ही रहता है शशि थरूर अपना। तो शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव होते और ये वहां लंबे टाइम तक रहे हुए हैं, इसलिए वो इंग्लिश वगैरह इतनी अच्छी है, इसलिए लंबी लंबी स्पेलिंग पूछता रहता है और कहता है इसका अर्थ बताओ। अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र का एक नेता है रामदास अठावले। कौन है? रामदास अठावले। यूं पेरोडी सी सुनाता रहता संसद में, मस्त नेता है, रिपब्लिकन पार्टी उसकी, अंबेडकर सर की पार्टी हुआ करती, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी। उनसे तो बाद में बंद हो गई, उनके पास पैसे थे नहीं उस टाइम ज्यादा, उस पार्टी को अब कोई चलाता तो वो कौन चलाता? रामदास अठावले। और रामदास अठावले ने भी थोड़े दिन पहले शशि थरूर की स्पेलिंग में गलती निकाल दी। क्या अठावले गलती निकाल गया? तो ए ऊपर नीचे लगा दिया होगा यार किसी ने, तो कहा यार तू इतनी लंबी लंबी लिखता है क्यों स्पेलिंग? वो स्पेलिंग लिखता है तो फिर उसमें 37 शब्द होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? ABEURIZX कुछ ही बनाकर ऐसे कर देता। अब इसका अर्थ बता रहा है, हमें क्या बता यार, तू डिक्शनरी खोल के बैठा रहता है सारा दिन, हम थोड़ी बैठे रहते हैं डिक्शनरी खोल के। तो बान की मून हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? बान की मून। तो ये तो अभी 9वें है शायद, बान की मून शायद 8वें थे, जब मुझे याद नहीं आ रहा पूरा, और ये शायद 9वें अध्यक्ष है। तो ये तो 4 साल में बनता है। कितने साल में बनता है? तो जब भी आप कभी ये बताओ कि मैं किसी भी क्लास में पूछता हूँ विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, और बच्चा कहते हैं सर अध्यक्ष थी। अब अध्यक्ष कौन है? सर एंटोनियो गुटेरेस। मगर यार तुम भारत की औकात थोड़ी ज्यादा नहीं बढ़ा देते हो कि मतलब अपने एंटोनियो गुटेरेस के बराबर की अध्यक्ष बना गए थे वहां पे? नहीं, अपने वाली 1 साल के लिए बनी थी। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और वो तो जैसे लोकसभा अध्यक्ष का कोई काम नहीं होता, उनको बिठाने काम करता है, बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम मत नहीं बोलोगे आसन पैरों पे खड़ा है, आसन की इज्जत करो। कभी डायलॉग बोलते रहते, कभी सुना करो, आसन पैरों पे खड़ा है, आसन की इज्जत क्यों नहीं करते? और वो सदस्य कहते तेरी इज्जत नहीं करते, आसन की तो क्या। तो उधर अपने इधर सीपी जोशी आसन पे खड़े हो जाते हैं, उधर अपने ओम बिरला जी आसन पे खड़े हो जाते हैं। ये तो काम करवाने वाला था, मॉनिटर है, मॉनिटर है, ध्यान रखता है उधर। वो साहब महासचिव के पास में पावर होती है, इनके पास पावर नहीं होती। हो जाएगा। आई बात समझ में? तो विजय लक्ष्मी पंडित UN महासभा के 8वें सेशन की अध्यक्ष थी, 8वें सेशन की अध्यक्ष थी। सोवियत रूस के अंदर भारत की राजदूत रही थी, महाराष्ट्र की बाद में राज्यपाल बनी थी। यदि आपने किसी ने एक वेब सीरीज देखी हो, अक्षय कुमार वाली एक मूवी थी नेवी कमांडर पर, क्या नाम था उसका? रुस्तम। रुस्तम। तो रुस्तम वाले पे वेब सीरीज बनी हुई जिसमें मानव कोल अक्षय कुमार वाला रोल करता है, नाम भूल गया, नानावटी वाला जो केस था, नानावटी वाला केस। उस नानावटी वाले केस के अंदर वो जो नानावटी था नेवी का कमांडर था, और नेवी का कमांडर जो था अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड को मार देता है, उसको मार देता है। तो उसमें नेवी इन्वॉल्व होती है, नेवी कहती है हम हमारे कमांडर को सजा नहीं होने देंगे। रूल कहता है जैसा मर्डर किया किसी आदमी ने, भले ही तुम नेवी कमांडर हो, भले ही तुमने परमवीर चक्र जीता है, पर मर्डर किया तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तो इंडियन जुडिशरी सजा दे देती है, और नेवी कहती है कि नहीं साहब, इससे हमारे जो नेवल ऑफिसर है उनका जो मोरल है वो डाउन होता है, और हम इस प्रकार से नहीं होने देंगे। फाइनली उसको राज्यपाल से माफी दिलवाई गई। राज्यपाल से क्या दिलवाई गई? माफी। जैसे होता है राज्यपाल राष्ट्रपति के पास में शक्तियां होती है ये कि वो माफ वगैरह कर सकते हैं, तो राज्यपाल से माफी दिलवाई गई। जिस राज्यपाल ने माफी दी थी वो यही थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये उस टाइम महाराष्ट्र की राज्यपाल हुआ करती थी। तो उस मूवी में इनका रोल दिखाया हुआ, एक पार्टी है, उस पार्टी के अंदर ये खड़े खड़े सब खाना वाना खा रहे हैं, और उसके अंदर वो एक कोई नेवी का बंदा जाता है, वो कहता है
मैम व्हाट अबाउट नानावटी? तो वो कहती हाँ मैंने मुकदमा सुना है, मुझे लगता है उसके अंदर उनको माफी मिल जाएगी। तो विजय लक्ष्मी पंडित है वो। आई बात समझ में? समझ में आई बात? विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी भारत की बहुत बड़ी लेखिका है नयनतारा सहगल। कभी अखबारों में नाम पढ़ना नयनतारा सहगल का, तो नयनतारा सहगल का नाम पढ़ो, ध्यान रखना किसकी बेटी है। विजय लक्ष्मी पंडित किसकी बहन थी? और कहां पे खादी प्रदर्शनी के फीते काट के गई थी? उदयपुर। कहां पे काट के गई? चलो अब आ गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आया तो इन्होंने भी चला दिया। तो मुझे याद है कि हीरालाल शास्त्री से जब पूछा गया था कि क्या आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लोगे कि नहीं लोगे, तो उनका नहीं लूंगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया था, नहीं लिया था। मणिकलाल वर्मा से किसी ने पूछा था कि क्या आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, वर्मा जी हंसे। वर्मा जी ने हंस के कहा तू जानता नहीं मैं मेवाड़ का हूं, हम तो हर बार हर हर महादेव बोलते आए थे, इस बार फिर बोलेंगे। जब मेवाड़ के लोग बड़े बड़े आक्रमणकारियों के सामने नहीं झुके तो अंग्रेजों के सामने झुकने की तो बात भी नहीं है। हम इस बार भी भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। तो सारे नेता बड़े बड़े गिरफ्तार हुए। पर यहां याद रखने वाली बात है, यहां दो महिलाएं गिरफ्तार हुई थी। एक तो मणिकलाल वर्मा की खुद की पत्नी थे नारायणी देवी वर्मा, क्या नाम था, ये गिरफ्तार हुए थे। और एक महिला और थी इनके साथ, भगवती देवी बिश्नोई। क्या नाम है? मुझे याद है भगवती देवी बिश्नोई का नाम 2013 वाले प्री में था कि भगवती देवी बिश्नोई कौन से प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी। तो कौन से प्रजामंडल से? मेवाड़। कौन से आंदोलन के दौरान जेल गई थी? भारत छोड़ो। कौन कौन दो नेता हैं बताओ देखिए, लिखो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट नारायणी देवी वर्मा तथा भगवती देवी बिश्नोई जेल गई थी। नारायणी देवी वर्मा एंड भगवती देवी बिश्नोई वेंट टू जेल। नारायणी देवी वर्मा तथा भगवती देवी बिश्नोई जेल गई थी। नारायणी देवी वर्मा एंड भगवती देवी बिश्नोई वेंट टू जेल। महिलाओं के नाम है ना तो भाई स्टार लगाना इनके, ये सवाल पूछे जाने लायक है। कौन कौन जेल गई महिलाएं नाम बताओ देखे। नारायण देवी वर्मा और भगवती देवी। तो नारायण देवी वर्मा तो मणिकलाल वर्मा की पत्नी थे, और ये भगवती देवी बिश्नोई मणिकलाल वर्मा के एक दोस्त हुआ करते थे प्यारेलाल बिश्नोई, ये वहां टीचर थे, तो उनकी पत्नी थी। तो ये भी प्रजामंडल के अंदर भाग लेती है, तो इनको भी कर लिया। तो बुक पढ़ते हैं तो बुक्स में लिखा आता है कि नारायण देवी वर्मा अपने 6 महीने के बेटे के साथ जेल गई थी। कितने महीने का बेटा था? 6 महीने। अब 6 महीने का बच्चा तो बाहर छोड़ के जा नहीं सकते, साथ ही लेके जाना पड़ेगा। तो 6 महीने के बच्चे, तो किताब में इसलिए भी लिखा जाता है कि देखो साहब पुलिस या शासन कितना बर्बर था कि एक 6 महीने के दूध मुहे बच्चे की मां को भी जेल के अंदर भेज दिया गया था। बच्चे का नाम था दीन बंधु। क्या नाम था? तो मैं चलो शुक्र है कम से कम आरपीसी ने यह सवाल तो नहीं पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाला सबसे छोटा स्वतंत्रता सेनानी कौन था, वरना अपने को नाम याद करना पड़ता। दीन बंधु वर्मा कौन थे? कितने महीने के थे? तो किताबों में ये बात बड़ी जोर शोर से लिखी जाती है कि 6 महीने के अपने बेटे दीन बंधु को लेकर मणिकलाल वर्मा की पत्नी नारायण देवी वर्मा भी जेल गए थे। शासन कितना बर्बर था कि दूध मुहे बच्चों को भी जेल भेज दिया करता था, और एक मां को भी उसके साथ में जेल भेज दिया। उन्होंने इतनी दया या इतनी उदारता भी नहीं दिखाई। मेरा दिमाग एक दिन उल्टा काम किया, मगर यार 1942 की बात है, मणिकलाल वर्मा का बेटा 6 महीने का कैसे हो सकता है? वर्मा जी तो काफी उम्र थी, इसका मतलब वर्मा जी अंतिम सांसों तक युद्ध लड़ते रहे। फाइटर बनता है बाद में। फिर पता चला कि वर्मा जी के पहले बेटियां 6 या 7 लड़कियां हो गई या 5 लड़कियां हो गई थी। 5 लड़कियां हो गई तो बेटे की चाह में हो गया भाई, ठीक है बेटा लास्ट के अंदर जाके। और ऐसे केस नॉर्मल देखने को मिलते, गांव में मिल भी जाते, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं। और पहले अपने डोकरे इस मामले में सारे महान। तो पहले सासू बहू की जापा साथ में होता था, सास बहू की डिलीवरी साथ में हुआ करती, मतलब अंकल और आपकी उम्र बराबर है, मतलब चाचा भतीजे की उम्र बराबर हो जाया करती थी। नॉर्मल सी बात होती थी, होते भी थे सर 10-10, 12-12, 15-15 होते, तो उनके अंदर फिर ऐसे ही होते और क्या हुआ करते। तो चलो यार ठीक है, समाज ऐसा ही है अपना, और समाज लड़के की चाह रखता है, लड़के की चाह रखता है। तो आज भी गांव में देखते हैं अच्छे अच्छे परिवारों के अंदर मेरा देखा हुआ है कि बच्चियां अभी बाद में बाकायदा बच्चे की चाह के अंदर बच्चियां 4-5 हो गई, फिर लास्ट के अंदर बुढ़ापे में जाके बैठा हुआ था। पर फिर मुझे लगता है यार मणिकलाल वर्मा तो समाज सुधारक है ना। बाबूजी बैंगन खावे लोगन परहेज बतावे,
मतलब आप बाकी जगह समाज सुधार के डंके लेके चलते रहते हो, जब समाज में ये भी होना चाहिए, समाज में ये भी होना चाहिए। डूंगर बलता दिखे, पग बलता कौन दिखे? मतलब खुद के पैरों में जलन है वो दिखाई नहीं दे रही, पहाड़ पे आग लगी हुई आपको वो दिखाई दे रही है। तो मैं कि वर्मा जी ठीक आदमी थे यार, पूरी किताबों के अंदर भर रखा है साहब, वर्मा जी ने समाज सुधार के काम किए, वर्मा जी ने राजनीतिक चेतना का संचार किया। घर के अंदर ये काम भाई, हो गई 5 बेटियां तो हो गई, फिर आपको मतलब बेटे की चाह अभी तक है। पहली बात तो 5 ही क्यों हो गई? आपकी जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए था। और फिर यदि बेटियां हो रही है इसलिए बेटे की चाह है, फिर आप किस बात के समाज सुधारक हो? तो ये इतने कॉन्ट्राडिक्शन है कई चीजों के अंदर जिसकी हद नहीं है। तो केशव चंद्र सेन वाली सी बात है कि पूरी जिंदगी लड़ते रहे कि नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, और फिर खुद की बच्ची की 13 साल की उम्र में क्या कर दी थी? शादी। पर मुझे लगता है वो शादी तो करनी चाहिए थी। वो शादी नहीं होती तो गायत्री देवी कैसे होती? गायत्री देवी पोती है उसकी, बताया था मैंने आपको। तो गायत्री देवी जो अपने जयपुर की महारानी थे, ये केशव चंद्र सेन वाली जो बेटी थी इसकी शादी कूच बिहार के राजा के साथ की गई थी। इंद्र नारायण राजा का नाम था, उनके साथ की गई। इंद्र नारायण के बेटे हुए थे जितेंद्र नारायण, और जितेंद्र नारायण की बेटी थी अपनी गायत्री देवी। तो चलो उधर तो बख्श दिया यार, गायत्री देवी अपनी थी, पर फिर भी केशव चंद्र सेन कर ही गए थे, लास्ट के अंदर जाके ब्याह कर गए थे इस प्रकार। तो वो का वो इनके तरफ है सब चीजें, ये सब में एमजी रानाडे ने 13 साल की एक बच्ची से शादी कर ली थी, बहुत छोटी उम्र की एक बच्ची से शादी की थी एमजी रानाडे ने। अब वो कहते हैं पापा ने करवा दी, मैं तो नहीं करना चाहता था। अरे यार पूरे समाज को सुधार रहे हो, पापा को पहले सुधारते। पापा कहते पापा मतलब ये क्या तरीका है कि वो फर्स्ट वाइफ उनके एक्सपायर हो गए थे तो सेकंड मैरिज की थी उन्होंने, पहले तो सेकंड मैरिज कैसे किया आपने? भाई महिलाएं तो सेकंड मैरिज नहीं कर पा रही थी, विडो रीमैरिज के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे आप तो बाकायदा, तो महिलाएं नहीं कर पा रही तो आप भी नहीं करते, क्या फर्क पड़ता है उसके अंदर? और यदि आपने किया आप विडो से कर लेते, विडो रीमैरिज को बढ़ावा दे रहे थे, विडो से कर लेते किसी को। पर ना ना, आपको चाहिए 15 साल की टापर, पर बाकियों आप समझौते करवाते, घूम रहे हो इधर उधर। तो कईयों के बड़े जोरदार चीजें हैं। एक पार्टी बताई मैंने आपको, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। उस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ। 7वां अधिवेशन कहां पर हुआ? उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है सलेटिया मैदान। कौन सा मैदान था? सलेटिया मैदान। यहां पर किसका अधिवेशन हुआ? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। कौन सा अधिवेशन हुआ? लिखो, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, 7th सेशन ऑफ ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, 7th सेशन ऑफ ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, 7th सेशन ऑफ ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस उदयपुर के सलेटिया मैदान में आयोजित किया गया। वॉज कंडक्टेड एट सलेटिया ग्राउंड ऑफ उदयपुर। उदयपुर के सलेटिया मैदान में आयोजित किया गया। वॉज कंडक्टेड एट सलेटिया ग्राउंड ऑफ उदयपुर। उदयपुर के सलेटिया मैदान में आयोजित किया गया। उदयपुर के सलेटिया मैदान में आयोजित किया गया। अध्यक्ष लिखो, इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था ना? अधिवेशन के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ सेशन, अधिवेशन के अध्यक्ष इस बार आ गए नेहरू जी। उनका दीदी पिछली बार आ गई थी, इस बार मैं आऊंगा खुद, अधिवेशन का फीता मैं कटूंगा। पर पूरे भारत का होना चाहिए यार, क्या मेवाड़ मेवाड़ की करते रहते हो? लिखो, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में नेहरू जी अपने खास दोस्त, सबसे प्रिय दोस्त, सबसे नजदीकी दोस्त को साथ लेके आए थे, शेख अब्दुल्ला। किसको साथ लेके आए थे? कश्मीर के बहुत बड़े नेता आए थे, शेख अब्दुल्ला। लिख लो, इस अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया था। शेख अब्दुल्ला ऑल्सो जॉइंड दिस सेशन। इस अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया था। शेख अब्दुल्ला ऑल्सो जॉइंड दिस सेशन। इस अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया था। शेख अब्दुल्ला ऑल्सो जॉइंड दिस सेशन। शेख अब्दुल्ला नेहरू जी के सबसे खास दोस्त थे और बाद में कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया था शेख अब्दुल्ला, है ना? पहले कश्मीर के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं बोलते थे, प्रधानमंत्री बोलते। कश्मीर के मुख्यमंत्री क्या बोला जाता? प्रधानमंत्री। तो कश्मीर का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का, तो आज जिसको मुख्यमंत्री बोलते हैं, तो कश्मीर का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? शेख अब्दुल नेहरू जी ने। अपना दोस्त है, भाई बनेगा अपना, इसके अलावा और किसी को नहीं बनने देंगे। तो कश्मीर वाला जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें शेख अब्दुल्ला की बड़ी भूमिका है कि हरी सिंह की और शेख अब्दुल्ला की आपस में नहीं बनती थी। तो हरी सिंह को यह पता था कि यदि मैंने कश्मीर का विलय किया तो नेहरू जी प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? शेख अब्दुल्ला। और वो अड़ा हुआ था इस बात पे कि मैं कश्मीर का विलय नहीं करूंगा। और उसके दिमाग में ये थी कि मैं कश्मीर को स्विट्जरलैंड की तरह विकसित कर दूंगा। यूरोप में छोटा सा देश है,
और केवल टूरिज्म से वो अपना खा पी रहे, तो वैसे वैसे कश्मीर है, उतना उतना सुंदर हमारा कश्मीर है और हम इसको डेवलप कर लेंगे। पर उसकी दिक्कत यह आई कि उस साइड में पाकिस्तान था। उसने कहा हम न तो हमारे स्विट्जरलैंड बनाएंगे ना किसी को बनाने देंगे। तो जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उनको भाग के आना पड़ा तो बाद में सरेंडर किया तो भारत के अंदर विलय किया गया। विलय करते बाद नेहरू जी ने जो प्रधानमंत्री बनाया, किसको बनाया? इतने खास आदमी थे कि मतलब वो विलय अटक गया था उस चक्कर के अंदर। पर बाद में नेहरू जी के शेख अब्दुल्ला के बीच में बंदी बंद हो गई, किसी बात पे अनबन हो गई, कश्मीर के मुद्दे को लेकर अनबन हो गई। फिर नेहरू जी ने किया, शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार, 14 साल जेल में रखा। कितने साल जेल में रखा? या तो राम जी भगवान ने 14 साल का वनवास काटा था, या शेख अब्दुल्ला ने 14 साल की जेल काटी थी। जेल भी कहां? पांडिचेरी। कश्मीर का नेता है, कहां का नेता है? थोड़ा नीचे ले जाके तमिलनाडु के आसपास, पांडिचेरी के आसपास में कोई जेल थी, वहां रखा, ताकि दूर दूर तक तो कश्मीर का सेव भी ना दिखे। मिनख तो बहुत दूर की बात है, वहां तक कश्मीरी सेव भी नहीं पहुंचते हैं, ऊपर ऊपर नॉर्थ इंडिया वाले ही खा जाते हैं। तब मुझे लगता है कि राज करना भारत में केवल कांग्रेस जानती है। कांग्रेस जानती है किस बंदे के साथ क्या ट्रीट किया जाना चाहिए। बीजेपी वाले मंगतों को राज करना नहीं आता। इसलिए 370 जब हटाई गई तो कश्मीर वाले नेता गिरफ्तार किए गए, पर सारे कश्मीर में रखे गए। सारे कहां रखे गए? कश्मीर के। और घर में नजरबंद, जेल में भी नहीं भेजा किसी को, घर में नजरबंद। फारूक अब्दुल्ला अपने घर के अंदर है, महबूबा मुफ्ती अपने घर के अंदर है, या कोई दूसरा नेता अपने अपने घर के अंदर नजरबंद है। और तो भी कांग्रेस वालों ने संसद नहीं चलने दी थी। और कांग्रेस वालों का ये क्या तरीका है, तुम ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हो फारूक अब्दुल्ला को, इनको गिरफ्तार करके कैसे रख सकते हो? और बीजेपी वालों ने एक ने नहीं बोला कि यार तुमने शेख अब्दुल्ला को पांडिचेरी रखा था 14 साल। तो इनमें एक तो पढ़ाई लिखाई की बेहद कमी है ना, इनको पढ़ाया जाए, इनका शैक्षिक विकास बेहद जरूरी है। इसलिए नरम दल वाले पहले ही कहा करते थे कि भाई राजनीतिक दलों के अंदर लोगों को तभी शामिल किया जाना चाहिए जब उनमें राजनीतिक चेतना का विकास हो जाए। इसलिए नरम दल वाले कहते थे कि भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना नहीं है, इसलिए इनको राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इनका तो एजुकेशनल डेवलपमेंट, इनमें शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए। तो इन पंडों को पढ़ाना चाहिए कि पंडों पढ़ो, तुम फालतू इधर उधर की बातें करते रहते हो, पढ़ोगे तो थोड़ा डंका रहेगा एकदम। फिर अमित शाह का एक बयान खूब पॉपुलर हुआ था जब कांग्रेस ज्यादा शोर मचाती है कि फारूक अब्दुल्ला को जेल में बंद कर दिया फारूक अब्दुल्ला, तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा कि फारूक अब्दुल्ला बंद नहीं है, फारूक अब्दुल्ला अपने घर के अंदर ही है। तो कांग्रेस वालों ने पूछा तो वो बाहर क्यों नहीं आ रहे? हमें क्या पता बाहर नहीं आ रहे, मैंने कौन सी बंदूक लगा रखी है उनके कि बाहर मत आ, क्या तो बाहर आ जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला को पता बाहर जाते बीजेपी वाले पकड़ लेंगे, उसको धमका के आए थे घर के अंदर, बाहर नहीं आएगा, बाहर आते तो हम गिरफ्तार करेंगे। पर मुझे लगता है यार पकड़ के ठोकना था सिक्किम, बिठा के रखते हिमालय कंप्लीट हो जाता, उधर जाके बर्मा भेज देते 2-4 को, तो उधर बर्मा वालों को तो तुम रखो, 3-4 की सेवा करो उधर, तुम आराम से बोल ही नहीं पाओगे। भाई आप कश्मीर में रहोगे तो कश्मीर के मुद्दों के लिए बयान दोगे, कश्मीर के मुद्दों के लिए बयान दोगे तो कश्मीर की जनता भड़केगी। खत्म ही कर दो, आप किससे ही खत्म कर दो, ऐसी जगह पे ले जाकर रखो जहां पे आप बयान तो दे ही नहीं पाओ। लोकतंत्र ये केवल किताबों की चिड़िया है, लोकतंत्र जैसी कोई भी चीज होती नहीं है। मैं कुछ भी बोल सकता हूं, सड़क पे जाके बोल के देख लो, लोग कहते कुछ भी। वो तो ये मेंस वाले एक दिन मेरे पास में आए, तो एक दिन शाम के टाइम मैं उधर से क्लास लेके आया, ये मेंस वाले बाहर हाय हाय के नारे लगा रहे थे, आरपीसी हाय हाय। अब स्टूडेंट तो सारे के सारे अपने ही होते हैं मेंस देने वाले, तो पुराना आर को अब वाला स्टूडेंट, मेंस वाला तो अब वाला बेच यहां से छुट के बाहर निकला तो 2-4 नेता टाइप के लोग खड़े हो गए, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, मेंस नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, आंदोलन करेंगे आंदोलन। मैं आया तो मैंने देखा यार ये बाहर क्यों ऐसे नारे वारे लगा रहे हैं। मैं ऊपर गया तो रिसेप्शन पे जाके मैंने पूछा कौन है, नीचे जाके देखो इनको, तो सर ये तो आपसे मिलने के लिए खड़े हैं। ये पहले ही आए थे, कहा भाई हमें तो राजवीर सर से मिलना है, तो हमने कहा क्लास है तो ये उस चक्कर में खड़े हैं, तुम्हें बुला लो। तो 22-23 लोग बाहर खड़े थे, 4-5 लोगों का डेलीगेशन था, ऊपर आया आपस में, कैसे खड़े हो रहे? तो सर आपको तो पता ही है अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, मेंस आगे सर कौन है? पूरा सर कौन है, अन्याय के अंदर तन मन धन से मैं तुम्हारे साथ, बताओ क्या करना चाहिए इसके लिए? तो सर कैंडल मार्च निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैंडल। हम निकाल लेते हैं कैंडल मार्च, कोई दिक्कत नहीं। कहां से कहां तक निकालोगे? तो कहा सर यहां से शुरू करते हैं अपने रिद्धि सिद्धि सर्किल से और त्रिवेणी तक जाते हैं, रिद्धि सिद्धि से त्रिवेणी तक कैंडल मार्च निकाल देंगे। कितने लोग हो तुम? तो सर हम तो 22-23 लोग हैं, 24 में। सर आप क्यों? आप तो एक बेच के अंदर जाके बोलो 500 बच्चे आ जाएंगे नीचे, आपके कहते बच्चे आ जाएंगे तो लंबा निकालते हैं। मैंने कहा 400-500 छोड़ो, तुम्हारे पास अनुमति है कैंडल मार्च निकालने की कि तुम कैंडल मार्च निकाल सकते हो? अनुमति सरकार से पूछना पड़ेगा कैंडल मार्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सर वो तो नहीं है। फिर मैं 400-500 छोड़ो, 22 तुम, 1 मैं, 23 मैं, तुम जहां कहोगे वहां चल लूंगा। रिद्धि सिद्धि से त्रिवेणी तो बहुत दूर की बात है, स्प्रिंग बोर्ड से त्रिवेणी क्रॉस करके देख लेते हैं। पुलिस इतना मरेगी कि दोबारा नाम नहीं लेंगे कैंडल मार्च क्या होता है।
स्प्रिंग बोर्ड से रिद्धि सीधी 200 कदम है। मैं तुम 200 कदम चल के दिखा दो। 22 आदमी एक साथ कैंडल लेके ये 200 कदम क्रॉस कर जाओ, पुलिस 4 कदम नहीं रखने देंगे, उससे पहले महेशनगर थाना जाएगा पूरा का पूरा और सबको उठा के ले जाएंगे, केस बढ़ेंगे, घर वालों को नहीं पता चलेगा, जमानत करवाने भी नहीं आएगा अपनी कोई। सर ऐसे कैसे कैंडल मार्च तो कोई निकाल सकता, मगर लोकतंत्र उड़ती हुई चिड़िया है, ऐसे नहीं है। तो मैंने आर्टिकल 19 पढ़ा ही नहीं है। फिर आर्टिकल 19 साफ साफ कहता है कि स्वतंत्रता सीमित है, पब्लिक ऑर्डर चेंज नहीं किया जा सकते, सार्वजनिक व्यवस्था को किसी प्रकार से भंगे, ये ट्रैफिक वाली रोड है, कोई सुनसान जगह थोड़ी पड़ी है जो तुम जाके सरकार के खिलाफ नारे लगा दोगे। तो सर क्या करें, जाओ गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को हमें अनुमति दे, तुम अनुमति लेके आओगे, पुलिस तुम्हें कुछ भी, उल्टा पुलिस तुम्हारे साथ में आएगी। तो सर आज तो फ्राइडे, ले लो कल की ले लो, तो अगले दिन सैटरडे आ गया ऑफिस बंद, अगले दिन संडे आ गया ऑफिस बंद, मंडे को जाके बाद में इनको अनुमति मिली, ट्यूसडे को इन्होंने शाम को 500-600 लोगों के साथ में अपना कैंडल मार्च निकाला, एक गाड़ी पुलिस की आगे थी, एक गाड़ी पुलिस की पीछे, पुलिस कुछ नहीं कहेगी। ऐसे नहीं कर सकते आप। लोकतंत्र सीमित अधिकारों के साथ मिला हुआ, आपको कैसे अधिकारों के साथ मिला हुआ, सीमित अधिकार। तो सरकार राज होती है, सरकार जैसे चाहे वैसे कर सकती है, पर सरकार के काम करने कांग्रेस वालों को आते हैं। तो नितिन गडकरी का एक बयान ही है, नितिन गडकरी ने कहा था कि बीजेपी 70 सालों में देश के इतिहास में हमेशा विपक्ष में रही है, 5 साल वाजपेयी की गवर्नमेंट छोड़ दो और 7 साल ये छोड़ दो, इन 12 साल को छोड़ के हम हमेशा किस में रहे हैं, विपक्ष में। इसलिए हमें सरकार चलानी कम आती है, हमें विपक्ष की भूमिका निभानी ज्यादा। इसलिए हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सरकार करती क्या है ये अभी हम जानते नहीं है। इसलिए बीजेपी वाले तो खुद की सरकार से पूछ लेते ऐसा क्यों हो रहा है, अरे तो तुम देखो यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो गडकरी वाला बयान मुझे सही लगता है कि जेनेटिक्स बहुत बड़ी चीज होती है, कांग्रेस के भाई ब्लड है वो, उसने इतने सालों तक राज किया, एग्जैक्टली जानती है किस आदमी के साथ में क्या बिहेव किया जाना चाहिए। तो ये ऊपर बैठे हुए कांग्रेस वाले मुझे इस मामले में बड़े जोरदार लेते हैं, सिद्धू के 5 मिनट में फेंक गए यार वो, सिद्धू कांग्रेस में ये कर देगा, सिद्धू कांग्रेस में वो कर देगा। चन्नी का नाम सुना था आप? मैंने तो इससे पहले चन्नी के गाने ही सुने थे। चन्नी बहुत बड़ा सिंगर है, आप तो यूट्यूब पे सर्च मारो चन्नी के नाम से, इतने प्यारे प्यारे गीत है चन्नी के, तो मेरे तो चन्नी के गीत ही सुने हुए थे पहले। अब नया दांव फेंका उन्होंने, दलित नेता, लो साहब अब बोल के देखो सिद्धू किसको नहीं बनने दूंगा, बात ही खत्म कर दी। एक नया ऑर्डर आपने खड़ा कर दिया, सिद्धू बस चमचमाता ही घूम रहा है इधर उधर से, और ये ऐसा बना के छोड़ेंगे ना घर का बचेगा ना घाट का बचेगा। क्योंकि एक तो आदमी इतना बड़ बोला है कि सबको गालियां निकाल देता है, तो बीजेपी वाले लड़ने से रहे। अब नरेंद्र मोदी की इतनी मिमिक्री कर दी, उन्होंने राहुल गांधी की भी मिमिक्री खूब की हुई है। और नवजोत सिद्धू का स्टेटमेंट है कि राहुल गांधी को पप्पू नाम मैंने दिया है, पप्पू नाम ही मेरा दिया हुआ है। उसका नवजोत सिंह सिद्धू का बाकायदा कार्यक्रम बोला कि जो पप्पू बोलता है पूरा देश ये नाम मेरा दिया हुआ। तो मैं कांग्रेस वाले इन बयानों को सुनते नहीं गए, उनको हम तेरे को बनाएंगे, तेरे को पप्पू से भी बदतर नहीं बना दिया, तो पप्पू का नाम पप्पू नहीं है बात के अंदर। तो शेख अब्दुल्ला कौन से अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे, यह अभी ग्राम सेवक में क्वेश्चन था आपके, याद रखना। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां पर हुआ था, कहां पर हुआ था, सलेटिया मैदान। कहां पर, सलेटिया मैदान, उदयपुर में ना। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और भाग लेने के लिए कौन है, लिखो, प्रजामंडल के अन्य केंद्र, मेवाड़ प्रजामंडल कई जगह से चलाया गया था, मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र, अदर सेंटर्स ऑफ मेवाड़ प्रजामंडल। दोनों तरफ, मेवाड़ में और मेवाड़ के बाहर। इन मेवाड़ एंड आउटसाइड ऑफ मेवाड़। मेवाड़ में 2 सेंटर, एक तो भीलवाड़ा और एक नाथ द्वारा। मेवाड़ के बाहर महाराष्ट्र में इनके सेंटर थे, बॉम्बे, नागपुर, जलगांव और अकोला। पोपा भाई, धर्मराज जी का व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है, धर्मराज जी की व्रत की कथा वर्ष भर सुनाई जाती, उनमें से एक कहानी पोपा बाई कहानी होती है। ये तो मैं समझ गया, पर पोपा बाई थी कौन है,
मारवाड़ में माना जाता है कि स्वर्ग का राज धर्मराज ने पोपाबाई को सौंप दिया, और जब कोई मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आता है तब द्वार पे उसके कर्मों का हिसाब और उसके अनुसार उसे प्रिविलेज पोपाबाई की पोल पे मिलती है। अच्छा, पोपाबाई स्वर्ग में रहती है अब। और एक और फेमस प्रोवर्ब है, राज पोपाबाई को लेखो राई राई को। अच्छा, ये तो उल्टा हो गया। यहाँ पे तो कहा हुआ है कि पोपाबाई के राज में कुछ भी बाकी नहीं बचता है, राई राई का एकदम लेखा लिया जाता है। कौन लिख के लाया? खड़ा हो जाओ। तुम लिख के लाए तो खड़े क्यों नहीं हुए? है तुम्हें मतलब इतनी शर्म आती? मैं जेठ लगता हूं? तो ये कॉन्फिडेंस लाओ यार खुद के अंदर। मेरे ये कभी समझ में नहीं आई कि बच्चा क्लास में खड़ा क्यों नहीं होना चाहता। आप जब तक क्लास में खड़े होकर नहीं बोलोगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अधूरा है। ये क्लास में खड़े होकर बोलना अपने आप के अंदर बहुत बड़ी चीज होती है। और मुझे हमेशा लगता है कि मैं इस चक्कर में मास्टर बन गया। हालांकि वो तो बुरी बात है वैसे तो, कि मैं दिलीप सर की क्लास में खूब खड़ा होकर बोला करता था, और मुझे आदत ही थी कि हाँ कोई चीज आए और आप बोल नहीं पाओ, ये कैसे हो सकता है। मुझे थोड़ी बहुत भी पता होती थी तो ही मैं 4-5 लगा के बोल जाया करता था। वो अब तो माहौल बना ही देंगे अपने। तो ये बोलना अपने आप में एक कला है, तो बोला जाना चाहिए यार। जब तुम्हें पता थी इतनी सारी बातें बता, तुम खड़े होके बोलते। अगली बार पर्ची नहीं, ठीक है? चलो ठीक है, शाबाश, अच्छी बात लिख के लाए। तो मेवाड़ के बाहर कौन कौन से सेंटर थे बताओ? देखे, बॉम्बे, नागपुर, जलगांव और क्या क्या है? बॉम्बे, नागपुर, जलगांव और चारों महाराष्ट्र, है ना? इधर अपने कौन कौन से? भीलवाड़ा और नाथ। तो भीलवाड़ा के नेता थे रमेश चंद्र व्यास, मैंने लिखवाई दिए। नाथ द्वारा में नेता हुए थे नरेंद्र पाल सिंह। कौन नेता थे? लिख लो नीचे, नरेंद्र पाल सिंह नाथ द्वारा के नेता थे, तो याद रहेगा इस बहाने। नरेंद्र पाल प्रोफेसर थे वहां पर ये। चलो अगला प्रजामंडल आ जाओ अब अपने। कौन सा है? शाहपुरा। अगला प्रजामंडल कौन सा है? अच्छा, शाहपुरा भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है। शाहपुरा मेवाड़ रियासत का एक पार्ट था, जो बाद में मेवाड़ रियासत से क्या हो गया था? अलग हो गया था, है ना? तो शाहपुरा को अलग से रियासत भी नहीं थी। शाहपुरा वैसे राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। वर्मा जी को जब मेवाड़ से निकाल दिया था, हम पढ़ रहे थे, मेवाड़ प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई। वर्मा जी को निष्कासित किया था, मेवाड़ से बाहर ही निकाल दिया था। बाहर निकाल दिया तो वर्मा जी कहां पर आ गए थे? अजमेर। तो जब वर्मा जी उदयपुर से अजमेर जा रहे थे साइकिल लेके, क्या लेके जा रहे थे? साइकिल लेके, घंटी बजाते हुए, पंछीड़ा गाते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में इनको 2 आदमी मिले। एक बंदे का नाम था रमेश चंद्र ओझा। क्या नाम था? और एक बंदे का नाम था लादूराम व्यास। कौन कौन 2 बंदे बताओ देखे? लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा। और उन्होंने पूछा वर्मा जी से, वर्मा जी किधर? आज घंटियां खड़काते हुए। वर्मा जी ने कहा मैं जा रहा हूं अजमेर। क्यों? तो मुझे उदयपुर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? तो उनका मैं प्रजामंडल बनाता हूं। प्रजामंडल बनाया था इसलिए। ये क्या होता है प्रजामंडल? तो कहा ये होता है, हम राजा से मांग करते हैं कि वो अपना कैसा शासन की स्थापना करे? उत्तरदायी शासन। ये उत्तरदायी शासन क्या होता है? जिसमें राजा के पास सारी शक्तियां नहीं होगी। शक्तियां किसके पास में चली जाएगी? जनता। और कुछ मंत्री जो होंगे वो किसके अंदर से बनाए जाएंगे? जनता के। और राजा को डिक्टेट करेंगे, संविधान बनाना पड़ेगा, संविधान के अनुसार राज करना पड़ेगा। तो उनका यार ये तो हमारे भी नहीं उत्तरदायी शासन। तो कहा तुम भी बना लो प्रजामंडल। तो कैसे बनाए, क्या करना पड़ेगा? वर्मा जी ने कहा कुछ ही नहीं है, पंछीड़ा याद करो, गाओ, प्रजामंडल बन जाएगा अपने आप। तो इधर पंछीड़ा किस किसने याद किया बाद में? तो प्रजामंडल बनाने वाले कौन थे? लादूराम व्यास और रमेश चंद्र। किसकी प्रेरणा से? पहले वो लाइन लिखो, प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा की प्रेरणा से हुई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड बाय मोटिवेशन ऑफ माणिकलाल वर्मा। प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा की प्रेरणा से हुई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड बाय मोटिवेशन ऑफ माणिकलाल वर्मा। संस्थापक लिख लो, लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा। डॉटर ऑफ लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा। कौन कौन है? 2 नाम बताओ देखे। अंग्रेजी वालों के थोड़ा अंग्रेजी वालों का नाम होता है लाडू राम। तो लाडू मत पढ़ना, लादू राम है।
इंग्लिश वाले फिर कहते सर लाडू राम था। अच्छा, प्रजामंडलों की मुख्य मांग क्या हुआ करती थी? उत्तरदायी शासन की स्थापना। राजस्थान में सबसे पहले कहीं पर उत्तरदायी शासन आया था? कहां पे आया था? यहां पे राजा हुआ करते थे सुदर्शन देव। राजा कौन थे? और राजा सुदर्शन देव ने यहां पर उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया और जनता के एक आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया, गोकुललाल असावा। किसको बना दिया गया? उन्होंने कहा कि मैं शासन के सारे अधिकार किसको सौंपता हूं? गोकुललाल। मैं सीट पे तो बैठा रहूंगा लेकिन शासन के अधिकार किसके पास में रहेंगे? गोकुललाल असावा। ऐसा कौन से राजा ने किया? भारत की आजादी से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को शाहपुरा में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई। राजा कौन थे? सुदर्शन देव। प्रधानमंत्री कौन बना दिए गए? 15-20 स्टार लगा के लिखो। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन शाहपुरा रियासत में स्थापित किया गया था। फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन शाहपुरा स्टेट इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा रियासत में की गई थी। फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन शाहपुरा स्टेट इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा रियासत में की गई थी। शाहपुरा रियासत में की गई थी। फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन शाहपुरा स्टेट इन राजस्थान। दो चीज लिख लो, राजा सुदर्शन देव, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। किंग सुदर्शन देव थे और पीएम किसको बना दिया था? गोकुललाल असावा को। भाई हमारी तरफ से तो गोकुल जी देखेंगे मामले। सुदर्शन देव और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। अगला प्रजामंडल जो है अलवर। अगला प्रजामंडल कौन सा है? अलवर। अलवर प्रजामंडल के जो वो थे संस्थापक थे वो थे हरिनारायण शर्मा। लिख लो, संस्थापक हरिनारायण शर्मा, पंडित हरिनारायण शर्मा। कौन थे संस्थापक? कौन थे? अरे, अलवर प्रजामंडल ने भी जयपुर प्रजामंडल की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग, लिख लो, अलवर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अलवर प्रजामंडल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। अलवर प्रजामंडल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। अलवर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। इनका पहला अधिवेशन बुलाया गया था 1944। कब बुलाया गया था? लिख लो, प्रथम अधिवेशन 1944, फर्स्ट सेशन 1944। और इसके अध्यक्ष थे भवानी शंकर शर्मा। लिख लो, अधिवेशन के अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा। प्रेसिडेंट ऑफ सेशन भवानी शंकर शर्मा। कौन थे? भवानी शंकर। बस चार ही बात है प्रजामंडल की। तो किसने बनाया? हरिनारायण जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। पहला अधिवेशन कब हुआ? 44। उसके अध्यक्ष कौन थे? भवानी। पर इन हरिनारायण जी ने कई संगठन और बनाए थे, अपने यहीं पढ़ लेते। लिखो, हरिनारायण शर्मा के अन्य संगठन। वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ। इंग्लिश में संघ संघ ही लिखना ही। आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ ऐसे लिखना। अस्पृश्यता निवारण समझते हो ना? छुआछूत, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी रिमूवल संघ है अस्पृश्यता निवारण संघ। एक सफाई कर्मचारियों के लिए बनाया था वो था वाल्मीकि। जो जनजातियों के लिए बनाया वो कौन सा हो गया? आदिवासी। और छुआछूत को दूर करने के लिए जो बनाया था वो कौन सा हो गया? अस्पृश्य, अनटचेबिलिटी वाला ना। इंग्लिश में समझ नहीं आए तो क्वेश्चन में अनटचेबिलिटी लिख लेना।
अस्पृश्यता निवारण संघ, अस्पृश्यता संघ नहीं, दूर करने का संघ। कौन कौन सी 3 पार्टियां बताओ देखिए? वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ और अस्पृश्यता। अगला लिखो भरतपुर। संस्थापक लिखो। जुगल किशोर चतुर्वेदी। मास्टर आदित्येंद्र। गोपीलाल यादव। और किशनलाल जोशी। कौन कौन है बताओ देखिए? जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी। किसके संस्थापक है? भरतपुर प्रजामंडल। किसके संस्थापक है? ये जो जुगल किशोर चतुर्वेदी है ना, इनको अपने कहते हैं राजस्थान का नेहरू। क्या बोलते? देख लो कोष्टक, नेहरू ऑफ राजस्थान, राजस्थान का नेहरू। इस प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बने थे ना, पहले अध्यक्ष होते गोपीलाल यादव। तो गोपीलाल यादव के कोष्टक में लिख लो अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। गोपीलाल यादव के कोष्टक में लिखना अध्यक्ष। और ये ना किशनलाल जोशी, मुझे याद आता इनका एक बार एक सवाल था। इन किशनलाल जोशी ने शेखावटी किसान आंदोलन में भाग लिया था। कहां भाग लिया था? नेता भरतपुर का, आंदोलन कहां कर रहा है? तो ये एक बार सवाल था कि भरतपुर के कौन से नेता ने शेखावटी किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो कौन थे? इनके कोष्टक में लिख लो, याद रहेगा। शेखावटी किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। He also participated in शेखावटी peasant movement। शेखावटी किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। He also participated in शेखावटी peasant movement। कहां पर भाग लिया था? एक मास्टर आदित्येंद्र रहे। लो इनके बारे में एक बात बताता हूं। भारत में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, तो वो आई थी 77, है ना? केंद्र में अपनी पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कब आई थी? 77। जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी भाई देसाई उसके क्या बने थे? प्रधानमंत्री। राजस्थान में भी पहली नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट आई थी वो 77। भारत और राजस्थान में सेम टाइम आई। 77 में सेंटर और 77 में अपने यहां पर आई। अपने यहां पर भी जनता पार्टी की सरकार। किसकी सरकार थी? जनता। अच्छा, जनता पार्टी की सरकार से सीएम कौन बनेगा? तो सीएम बनने के लिए दावेदार थे 2, एक भैरों सिंह शेखावत और दूसरे दावेदार थे मास्टर आदित्येंद्र। कौन दावेदार थे? मास्टर आदित्येंद्र और एक आपके भैरों सिंह शेखावत। इनके बीच में वोटिंग हुई। उस वोटिंग में भैरों सिंह शेखावत जीत गए, इसलिए भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम है। यदि उस वोटिंग में जीत जाते तो राजस्थान के फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम कौन होते? तो मास्टर आदित्येंद्र बहुत बड़े नेता रहे थे। बाद में राजस्थान वित्त मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, तो बहुत बड़े नेता रहे। याद रहेगी बात। तो आप जब कभी पॉलिटी में पढ़ोगे कि राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे, तब आपके मन में आना था कि एक आदमी बाल बच गया। वो आदमी कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र। और वो हमारे कौन से प्रजामंडल के नेता थे? भरत। और कौन कौन नेता नाम बोलो देखे? जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव। जैसे बीकानेर वाला प्रजामंडल बना था कलकत्ता, कहां पर बना था? वैसे भरतपुर वाला प्रजामंडल बना था रेवाड़ी, हरियाणा में जगह पड़ती है रेवाड़ी। यहाँ रेवाड़ी में बना था, यहाँ इनका घर था, चतुर्वेदी जी का घर था, तो इनका रेवाड़ी में बना लेते हैं। तो लिखो प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड ऑन रेवाड़ी, एट रेवाड़ी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट रेवाड़ी। प्रजामंडल वाले एक अखबार निकालते थे, अखबार का नाम था वैभव।
देख लो प्रजामंडल का समाचार पत्र, वैभव। प्रजामंडल का समाचार पत्र कौन सा था? वैभव। चलो अगला प्रजामंडल आ जाओ, लिखो करौली। संस्थापक लिखो। त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। कौन कौन तीन बंदे नाम बताओ देखे? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। दोबारा बोलो नाम एक बार। त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा। चिरंजी लाल मिस्र थे जयपुर में, चिरंजी लाल शर्मा कहां पर है? करो। पर मैंने इतने सारे नाम लिखे, खूब सारे नाम है, सबके दो दो नाम भी पढ़े तो 40 नाम तो हो ही जाते हैं यार कम से कम लेके। इन नामों में जो नाम परीक्षा में पूछा जाएगा वो केवल एक है, त्रिलोक चंद माथुर। अब मैंने जितने पुराने पेपर उठा के देखे, उन सारे पुराने पेपरों में किसी संस्थापक का कभी नाम पूछा है तो करौली, और जिस बंदे का नाम पूछा है मैं घुमा घुमा के क्वेश्चन, त्रिलोक चंद माथुर कौन से प्रजामंडल के थे? करौली। करौली प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? सब बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए मुझे स्ट्रांगली ये फील होता है कि माथुर साहब का कोई ना कोई रिलेटिव पेपर बनाता है भाई। और उसको ना नित्यानंद कांतिलाल कितने प्यारे प्यारे नाम, उनके पूछ ले हैं, हरिनारायण शर्मा का पूछ ले, भवानी शंकर का पूछ ले, हमेशा किसका पूछ रहा है वो? त्रिलोक चंद माथुर। तो अपने प्रजामंडलों के संस्थापक बाकी सब भूल जाएंगे, लेकिन एक याद रखना है, बाकी संस्थापक एक तरफ, त्रिलोक चंद माथुर। कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? याद रहेगा आपके? तो त्रिलोक चंद माथुर। ये जो कुंवर मदन सिंह थे ना, इनका एक सवाल अलग से था एक बार। इन्होंने 1927 में करौली के अंदर किसान आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? तो ये बात था कि 1927 में करौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? लिख लो इनके आगे। 1927 ईस्वी में कुंवर मदन सिंह आगे लिखना। 1927 ईस्वी में 1927 एडी करौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ही लेड पीजेंट मूवमेंट इन करौली। करौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब आ जाओ अपने कोटा। कौन सा प्रजामंडल है? कोटा। लिखो संस्थापक लिखो। ननूराम शर्मा और अभिन हरि। तो मैंने बताया था ना कि आड़ोती वाला बंद हो गया था, 5 साल बाद दोबारा बनाया था। 34 में आड़ोती वाला ननूराम जी ने बनाया, बंद हो गया, तो 39 में कोटा नाम से दोबारा बना लिया इन्होंने। पिछली बार इनके साथ में थे हाजी फैज मोहम्मद, इस बार का आगे ले लो अपने साथ में, किसको ले लो? अभिन हरि। लिखो प्रथम अधिवेशन 1939 में बुलाया गया। 12 में एक जगह पड़ती है मांगरोल, नाम सुन रखा होगा मांगरोल, तो कहां पे पड़ता है? 12 में। और इसके अध्यक्ष थे ननूराम शर्मा। फिर भाई ननूराम शर्मा की होगी डेथ, तो सेकंड सेशन था, ये बुलाया गया 1940, ये बुलाया गया कोटा में, और इसके अध्यक्ष थे अभिन हरि।
तो 2 सेशन लिख लो। पहला तो कहां पे हुआ, मांगरोल। दूसरा कहां पर हुआ, कोटा। पहले वाले का अध्यक्ष ननूराम शर्मा, दूसरे वाले अध्यक्ष अबिन। तो ननूराम शर्मा बहुत बड़े नेता थे। ननूराम शर्मा पहले थानेदार हुआ करते थे। थानेदार की नौकरी से इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा देके बूंदी में किसान आंदोलन चलाते हैं, फिर हाड़ौती वाला प्रजामंडल बनाते हैं, फिर दोबारा कोटा नाम से दोबारा प्रजामंडल बनाते हैं। कोटा के अंदर हाड़ौती में आप बेगार विरोधी आंदोलन करते हैं, कोटा प्रजामंडल वाले के अध्यक्ष बनते हैं। फिर एक दिन घर के बाहर सो रहे थे, भगवान जाने कौन मर्डर करके गया था, तो ननूराम शर्मा का मर्डर हुआ था। तो मुझे लगता है या तो पॉलिटिक्स में आ गए, तो जो पॉलिटिक्स में आपके विरोधी हैं उन्होंने मरवा दिया होगा, या हो सकता है पहले थानेदार रहे थे, किसी अपराधी को पीटान होगा, तो उस अपराधी को एक दिन पता चला घर के बाहर अकेले सोते हो, तो उसने कहा लो मैं बता देता हूं आज, तो ननूराम शर्मा का मर्डर हुआ था। ये जो दूसरे वाला अधिवेशन है कोटा वाला, इसके अंदर एक बड़े नेता भाग लेने के लिए आए थे, विजय सिंह पथिक। किसने भाग लिया था, तो दूसरे वाले में नीचे लिखो। इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था। विजय सिंह पथिक जॉइंड दिस सेशन। इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था। विजय सिंह पथिक जॉइंड दिस सेशन। किसने भाग लिया था, विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन आया, भारत छोड़ो आंदोलन आया तो प्रजामंडल में एक नेता हुआ करते थे, मोतीलाल जैन। नेता कौन थे, मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल वालों ने कोटा के नगर प्रशासन पर कब्जा कर लिया था। मतलब कोटा सिटी में राजा की चलनी बंद और प्रजामंडल का शासन। तो सबसे बड़ा यदि भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार कहीं पर देखा गया तो कहां पर देखा गया, कोटा। जब कोटा की जनता ने वहां के सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरी तरीके से क्या कर लिया था, कब्जा। किसके नेतृत्व में, कोटा की जनता। ऐसा 2 बार करती है। 57 की क्रांति के दौरान भी कोटा की जनता ने कोटा पर कब्जा कर लिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी कोटा की जनता ने कोटा शहर पर कब्जा कर लिया था। लिखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, मोतीलाल जैन के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ मोतीलाल जैन, मोतीलाल जैन के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ मोतीलाल जैन, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने, वर्कर्स ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने, वर्कर्स ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोटा, कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोटा। और तो और कॉलेज की लड़कियों ने थाने पे कब्जा कर लिया था। यहां पे थाना था एक, रामपुरा पुलिस थाना। कौन सा पुलिस थाना था, लिखो। कॉलेज की छात्राओं ने, कॉलेज गर्ल्स, कॉलेज की छात्राओं ने, कॉलेज गर्ल्स, कॉलेज की छात्राओं ने रामपुरा पुलिस थाने पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड रामपुरा पुलिस स्टेशन, या एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर रामपुरा पुलिस स्टेशन, रामपुरा पुलिस थाने पर अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया, रामपुरा पुलिस थाने पर अधिकार कर लिया था। आगे लिखो भाई, कोटा के बाद कौन सा है, किशनगढ़। किशनगढ़ प्रजामंडल। क्रांति चंद चौथानी, और जमानसा। क्रांति चंद चौथानी और जमानसा। कौन कौन 2 बंदे बताओ देखे, क्रांति चंद चौथानी और जमानसा। क्या कह रहा हम बताओ देखे, क्रांति चंद चौथानी और एक हिंदू और एक मुस्लिम। अच्छा, इन क्रांति चंद चौथानी का नाम आप किताबों में कहीं पढ़ोगे तो किताबों में लिखा कांति चंद, क्रांति नहीं लिखा, क्रांति जी क्या लिखा, कांत।
तो मैं भी क्लास में क्या लिखवा था, कांति चंद। अपनी किताब पढ़ के अपना तैयार किया हुआ, तो कांति चंद चौथानी। तो एक दिन एक बैच में एक स्टूडेंट को बैठे और वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सर ये जो आपने नाम लिखा है सही है? हाँ। कांति चंद चौथानी नाम था? मैं पक्का। उनका नहीं था सर। तो क्या नाम था? सर इनका नाम था क्रांति चंद। आपको क्या पता? उन्हें मेरे दादाजी थे। सर दादाजी के नाम तो मैं जानता ही हूँ। हाँ ये बात तो भाई सही है। तो फिर अपने हर क्लास में लिखवाना शुरू किया क्रांति चंद में। उनके दादाजी थे, वो तो जानते ही है, दादाजी क्रांति करते, इसलिए नाम ही क्या था उनका? क्रांति चंद चौथानी। और एक और कौन थे? जम। क्रांति चंद चौथानी की तो आते थे अपने यहाँ पे पोते। और रामकरण जोशीवाल दो ही ठीक है, वो आज नहीं आए क्लास के अंदर, अब्सेंट है। हाँ ये बात गलत है भाई, कल आने दो, उनको पूछेंगे भाई हम रामकरण जोशी पढ़ा रहे हैं, इनको अब्सेंट ही हो जाए क्लास के अंदर। तो क्रांति चंद चौथे। चलो अगला प्रजामंडल। इतनी बात है, कोई बात नहीं इसमें, ये नाम याद करवाना था आपको। अगला कौन सा है? गोकुल भाई भट्ट और वृद्धि शंकर द्विवेदी। गोकुल भाई भट्ट और वृद्धि शंकर द्विवेदी। कौन कौन दो बंदे बताओ देखे? गोकुल भाई भट्ट और वृद्धि शंकर। जिस प्रकार जुगल किशोर चतुर्वेदी को हम राजस्थान का नेहरू कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट को हम राजस्थान का गांधी कहते हैं। लिख लो, गोकुल भाई भट्ट के कोष्टक में राजस्थान का गांधी। जिस प्रकार बीकानेर वाला प्रजामंडल कहां पर बना था? कलकत्ता। भरतपुर वाला प्रजामंडल कहां पर बना था? और ये वाला प्रजामंडल बना बॉम्बे। कहां पे बना था? देख लो, प्रजामंडल की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट बॉम्बे। प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई? बॉम्बे। अगला जाओ, अगला कौन सा है? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ वाले के संस्थापक थे भंवरलाल निगम। कौन है? सोनू निगम के कुछ भी नहीं लगते, है ना? आप कहीं सोच लो सोनू निगम के लगते होंगे। न नगर निगम में काम करते थे, यूं ही है निगम। अगला प्रजामंडल आ जाओ। सोनू निगम को इस बार क्या दिया है? पद्मश्री। सोनू निगम ने मना कर दिया पहले कि मैं नहीं लूंगा तुम्हारा पद्मश्री। तो उसने अब दे रहे हो यार, कितने साल पहले मिल जाना चाहिए था, अब तो मैं गीत ही नहीं गाता। जब गाया करता था तब तुमने दिया नहीं, अब जाके दे रहे हो। तो कहा कि भाई पहले सरकार अलग थी, अब सरकार अलग है। पहले वाली सरकार में तू फिट नहीं बैठ रहा था, इस वाली सरकार में तू फिट बैठ रहा है। तो ये जितने इस प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं, ये ज्यादातर सरकारी मेहरबानी होती है। ज्यादातर क्या होती है? सरकारी मेहरबानी। हालांकि अभी पिछले बीजेपी वालों को ये एक काम तो ये अच्छा लगता है, पिछले कई सालों में कुछ अच्छे अच्छे लोगों को पद्मश्री दिए गए, वरना भारत में जो पुराने पद्मश्री मिले हुए हैं वो तो साफ साफ सरकार के चमचे और दलाल और कुछ ही नहीं। जो सरकार के फेवर में बोले उनको पद्मश्री मिल गए, और जो सरकार के फेवर में नहीं बोले इनको किसी भी प्रकार की इस पर अवार्ड नहीं दिए। तो सैफ अली खान को पद्मश्री मिला हुआ था, तो क्या किया? एक्टिंग की, वो तो आती नहीं। ले दे की ढंग की एक्टिंग सैफ अली खान की एक मूवी में, ओमकारा। ओमकारा, ओमकारा मूवी देखे? ओमकारा मूवी को सैफ अली खान जरूर खा गया था, उसमें जरूर उसकी एक्टिंग है। बाकी तो याहू याहू ही किया उसने पूरी जिंदगी, पर उनको पद्मश्री मिला हुआ। तो बॉलीवुड वालों को तो देते ही क्यों, मेरे ये भी नहीं समझ में आता। तो बीजेपी वालों ने दिया कंगना रनावत को। भाई कंगना रनावत सर राइट विंग टाइप की सी बात करती है, इसको दिया। पर फिर मेरे बीजेपी वालों को समझ में नहीं आया कि उन्होंने दो पद्मश्री दो लोगों को पता नहीं क्यों दिए, करण जौहर, एकता कपूर। करण जौहर, एकता कपूर दोनों हमेशा एंटी बीजेपी बात करते हैं, फिर भी बीजेपी वाले इनको पकड़ा गए थे। ये करण जौहर को भी पिछले से पिछली बार दे दिया था, एकता कपूर को। तो इस बार सोनू निगम का ये कहना था कि ऐसे ऐसे लोगों को पहले ही दे दिया आपने, अब मैं क्या करूंगा लेके इसका।
तो सरकार ने समझा कि ले ले यार, पद्मश्री वापस नहीं लौटाते। उसने कहा ठीक है दे दो। तो ये अपने कौन थे कुशलगढ़ वाले, कौन थे? सोनू निगम। आप लिखो बांसवाड़ा। सोनू निगम ने कुछ बहुत लाल निगम, मैं सोनू निगम ही बोल गया। अभी 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 जस्ट कौन सा चल रहा है ये देख ले, 24 चल रहा है 25 चल रहा है। अभी का मतलब क्या होता है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और धोलजी भाई भावसार। क्या क्या नाम बताओ देखे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और धोलजी भाई भावसार। ये जो धोलजी भाई भावसार थे ना, इनकी पत्नी थे, उनका नाम था विजया बहन भावसार। क्या नाम था? और इन विजया बहन भावसार ने कहा कि भाई ये क्या तरीका है, मतलब पुरुष पुरुष पार्टियां बनाओगे, वाई शुड ओनली बॉयज हैव ऑल द फन। तो इनका हम भी पार्टी बनाएंगी। तो इनका तुम बनाते हो प्रजामंडल, हम बना लेगी महिला मंडल। क्या बना लेगी? तो कोई पूछेगा आपसे कि महिला मंडल का गठन किसने किया था? किसने किया था? विजया बहन भावसार। कौन से प्रजामंडल के तहत? विजया बहन भावसार ने महिला मंडल का गठन किया था। विजया बहन भावसार फॉर्म्ड महिला मंडल या एस्टैब्लिश्ड महिला मंडल। विजया बहन भावसार ने महिला मंडल का गठन किया था। विजया बहन भावसार एस्टैब्लिश्ड महिला मंडल। किसका गठन किया था? महिला मंडल। अरे उस टाइम की बड़ी बोल्ड महिला थी विजया बहन भावसार। विजया बहन भावसार धुलजी भाई भावसार की पत्नी है। ये तो भाई बहन समझ के भाई बहन मत समझ लेना, है ना? गुजराती सरनेम है और गुजरातियों के से भाई बहन लगाते हैं। नरेंद्र भाई मोदी, जसोदा बेन मोदी, उधर सारे भाई बहन ही होते हैं आपस के अंदर, है ना? पति पत्नी भी आपस में भाई बहन ही हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रदर सिस्टर वाला है, भाई बहन लगाते हैं उनके नाम के आगे। विजया बहन भावसार ने धुलजी भाई भावसार के साथ में विडो मैरिज की थी। ये विडो हो गए थे, उसके बाद मैरिज की थी। उस समाज में जब विधवा विवाह नहीं हुआ करते थे, इन्होंने विधवा विवाह किया था। दुलजे भाई भावसार के साथ में इनकी वो इंटरकास्ट मैरिज थी। विडो मैरिज तो थी, वो थी साथ में क्या थी? इंटरकास्ट मैरिज थी, लव मैरिज और थी। तो महिला ने एक साथ 3 टैबू तोड़े। आपका समाज विधवा विवाह नहीं करता तो उनका मैं करूंगी, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करता तो मैं करूंगी, लव मैरिज नहीं। तो कोई पहली महिला जिसने कहा होगा माई लाइफ माई चॉइस, वो कौन थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी एक समाचार पत्र निकालते थे, उसका नाम था संग्राम। अखबार का नाम क्या था? बॉम्बे से पब्लिश होता था। कहां से पब्लिश होता? नीचे लिख लो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का समाचार पत्र, न्यूज़पेपर ऑफ भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। संग्राम लिख के आगे बॉम्बे लिख लेना, बाकी कल पढ़ेंगे। कल क्लास आपकी